गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। देखिए अभी तक हमने एथिक्स में कहाँ तक कर लिया था। पिछली क्लास देखेंगे 95 वाला, तो हमने न्याय दर्शन का परिचय देखा था। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब ये क्लासेस डेली होंगी, कोशिश रहेगी कि पूरी डेली करा जाए और तो जल्दी से कंप्लीट किया जाए, ताकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे भी काम कर सकें। क्योंकि अब क्या है, लिम्स होने वाला लगभग 24 तारीख को हो जाएगा, और उसके बाद मेंस ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रमुख सिद्धांत। अब प्रमुख सिद्धांत में क्या लिखा हुआ है कि न्याय दर्शन क्या मानता है कि किसी भी नीति या मत को तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक वह तर्क और अनुभव की कसौटी पर खरा न उतरे। सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए न्याय न्याय ने 4 प्रमाणों को मान्यता दी है: प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान शब्द। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान मतलब तर्क से निष्कर्ष, उपमान तुलना उपमा, शब्द यानी प्रामाणिक शब्द या प्रमाणित वचन। तर्क एवं निष्कर्ष की एक सुव्यवस्थित पद्धति के कारण इसे तर्कशास्त्र या न्याय विद्या भी कहा जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें तो हमने पहले भी बात करी है इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको तर्कशास्त्र और न्याय विद्या भी कहा जाता है। तो ये सब तो चीजें हमने अच्छे से बात करी है, पूरा परिचय में देखा भी है कि कैसे कैसे फैक्ट चेक किया जाता है, उपमान क्या होता है, मान क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, आज हम देखेंगे कि ये आत्मा और मोक्ष को लेके ये सारी चीजें हो चुकी थी। जिन्होंने नहीं देखी पिछली क्लास में देखी। तो क्या बोलता है न्याय दर्शन? न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य है, एक स्वतंत्र द्रव्य है जो शाश्वत है और सर्वव्यापी है। किंतु ज्ञान यानी चेतना आत्मा का स्वरूपगत गुण नहीं है, बल्कि संयोगजन्य गुण है। अज्ञान से उत्पन्न बंधन ही दुख का कारण है, तथा सही ज्ञान प्राप्त करना ही सभी दुखों से मुक्ति का उपाय है। तो इस सही ज्ञान द्वारा जीव मोक्ष मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जिसे दुखों और सुखों से दोनों से पूर्ण मुक्ति एवं जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारे की अवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए, अब हमें ये समझना है इसमें कि न्याय दर्शन के अनुसार जो आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य है, इसका क्या मतलब है? शाश्वत है, सर्वव्यापी है, इसका क्या मतलब है? और ज्ञान यानी चेतना का आत्मा का स्वरूपभूत गुण नहीं है, बल्कि संयोजन गुण है। इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब समझना है हमें। और अज्ञान से उत्पन्न बंधन ही दुख का कारण है। तो अज्ञान क्या है, ये समझना होगा। सही ज्ञान प्राप्त करना ही सभी दुखों से मुक्ति का उपाय है। तो ये सारी चीजें अब समझने वाले हैं। ठीक, और डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे उसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। मतलब आपको 99 एक ही बार में पूरा बल्क में डाउनलोड हो जाता है। जो बार बार एक एक करके पीडीएफ देने से कोई मतलब नहीं है। बल्क में एक पीडीएफ पूरा डाउनलोड हो जाता है, और 99 रुपीज़ का है पूरा। ठीक है, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, पढ़ते ही समझ में आएंगी। तो न्याय दर्शन में आत्मा क्या है? ठीक है, सबसे बड़ा सवाल न्याय दर्शन में पहले आत्मा क्या है। देखिए, न्याय दर्शन में क्या होता है, आत्मा क्या है? क्या बोला गया है कि एक अलग यानी इंडिपेंडेंट वस्तु या द्रव्य है। ठीक, ये शाश्वत है। शाश्वत का मतलब पहले भी बताया गया था, लेकिन शाश्वत का मतलब क्या है? कभी खत्म नहीं होती। और सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद हो सकती है। सर्वव्यापी का मतलब क्या है? हर जगह मौजूद हो सकती है। तो शाश्वत है, तीन चीजें इसमें ध्यान रखने वाली बात है। आत्मा क्या है? शाश्वत है, सर्वव्यापी है, और एक अलग इंडिपेंडेंट द्रव्य है, वस्तु है, एक अलग थिंग है पूरी तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि शरीर बदलता है लेकिन आत्मा बनी रहती है। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो जब हम ये कह रहे होते हैं ना न्याय दर्शन के अनुसार, अपने अनुसार नहीं, न्याय दर्शन क्या कह रहा है? न्याय दर्शन ये कह रहा है कि आत्मा एक शाश्वत है, सर्वव्यापी है, और एक इंडिपेंडेंट द्रव्य है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि शरीर बदलता है लेकिन आत्मा बनी रहती है। इसका मतलब ये है, ये समझिएगा। ठीक है, तो देखिए, न्याय दर्शन का खास विचार क्या है कि ज्ञान ज्ञान यानी चेतना आत्मा का स्थायी गुण नहीं है। ठीक, अभी आपको लगेगा कि ये इसका क्या मतलब है, अभी धीरे धीरे करते 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 सारी चीजें सामने आने लगेंगी। ठीक है, तो ज्ञान क्या है? ये ज्ञान यानी चेतना आत्मा का स्थायी गुण नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आत्मा हमेशा कॉन्शियस नहीं रहती, यानी हमेशा चेतनशील नहीं रहती आत्मा। ठीक है, अब देखिए, अब समझना ये होगा हमें कि ज्ञान क्या है। ज्ञान यानी चेतना, चेतना क्या है, ज्ञान क्या है? तो ज्ञान मतलब क्या? इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आग गर्म होती है। ठीक, और आपको पता है कि 2+2 4 होता है, 2+2 4 होगा।
तो ठीक है, तो ये सब ज्ञान है। ठीक है, आप चेतनशील है इन सब चीजों को लेके। इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान का मतलब क्या, इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग। आपको क्या, आपको पता होता है कि आग गर्म है, हवा चल रही है, पंखा घूम रहा है, ठीक, और आपको पता है कि 2+2 4 है। ठीक है, तो ये सब ज्ञान है। ठीक, और चेतना क्या है, ज्ञान और चेतना के बीच डिफरेंस समझ लीजिए। यहाँ पे ज्ञान और चेतना एक साथ लिखा गया है ना, कि ज्ञान आत्मा का स्वरूपगत गुण नहीं है, यानी चेतना आत्मा का स्वरूपगत गुण नहीं है। तो इसका मतलब पहले अंतर समझ लेंगे। बहुत बारीक अंतर है थोड़ा सा, लेकिन लगभग सेम ही बोला जाता है। तो चेतना क्या है, चेतना मतलब अवेयरनेस, जागरूकता, अवेयरनेस मतलब क्या, जैसे आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सोच रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप अवेयर हैं। ठीक, तो यही चेतना है। समझ में आया? अभी आपको बहुत कहा था ना कि ज्ञान और चेतना में बहुत बारीक, बस हल्का सा फर्क है। तो ज्ञान क्या है, फिर से देख लीजिए, जैसे आग गर्म होती है, 2+2 4 होता है, आपको पता है। ठीक, तो ये ज्ञान है। चेतना क्या है, चेतना मतलब अवेयरनेस, जैसे आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये अवेयरनेस है, ये यही चेतना है। तो ज्ञान और चेतना का मतलब समझ में आ गया। तो अब दोनों को साथ में समझना है, अब दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, देखिए चेतना का क्या मतलब होगा, चेतना क्या है, वह शक्ति है जिससे ज्ञान पैदा होता है। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे ज्ञान का ज्ञान आत्मा का स्वरूप गुण नहीं है, बल्कि संयोजन गुण है। चेतना आत्मा, ये इसलिए लिखा था। इसलिए क्या है, चेतना क्या होती है, शक्ति है जिससे ज्ञान पैदा होता है। जब अब आप कुछ देखेंगे, जब आप अवेयर रहते हैं ना, जब आप जागरूक रहते हैं, जैसे आप कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, तो जब देखने, सुनने और सोचने से ही ज्ञान आएगा। ठीक, जैसे आप 2+2 4 होते हुए देख रहे हैं, कोई बता रहा है तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोचने लग रहे हैं, तो आप इस अवेयरनेस से आप ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। अगर आप अवेयर नहीं है तो आप ज्ञान अर्जित कर ही नहीं सकते। समझ में आया? तो क्या है चेतना, शक्ति है जिससे ज्ञान पैदा होता है। ठीक है, दोनों का सामंजस्य समझ में आया होगा। ठीक है, तो चेतना क्या है, जानने की क्षमता है, कैपेसिटी है, और ज्ञान क्या है, जो आप जानते हैं। अंतर समझ में आया? एक क्षमता है, चेतना क्या है, एक शक्ति है, कैपेसिटी है, एक क्षमता है, और उस कैपेसिटी, उस क्षमता, उस शक्ति से ज्ञान आता है। ठीक है, समझ में आ गया? एग्जाम्पल के लिए आप एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि बात एकदम क्लियर कट दिमाग में चला जाए। मान लीजिए आपने एक सेब देखा, एक सेब देखा, और उसे पहचान लिया कि ये सेब है। जैसे आपने कोई सेब देखा पेड़ पे, तो आपने पहचान लिया कि वो सेब है, सेब का आकार, रंग, प्रकार आप सब जानते हैं, तो आप पहचान गए कि सेब है। तो ये क्या है, ये ज्ञान है। और जो देखने और पहचानने की जो क्षमता थी, देखने और पहचानने की जो क्षमता है, वो चेतना है। समझ में आया? एक पेड़ पे सेब लगा हुआ है, छोड़िए सेब छोड़िए, मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त को देखा। ठीक, वो जा रहा था, आपने देखा और पहचान लिया कि अरे ये तो मेरा दोस्त है रामू, कहाँ जा रहा है रामू। ठीक, तो ये क्या है, ज्ञान है आपका, आपने देखा, आपने पहचान लिया उसे, ये ज्ञान है। तो ये जो देखने और पहचानने की जो क्षमता थी, वो चेतना है। डिफरेंस समझ में आया ज्ञान और चेतना के बीच में? समझ में आया? तो चेतना के बगैर आप ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। आप अवेयर नहीं रहेंगे तो आप ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए लिखा गया है कि ज्ञान आत्मा का स्वरूपगत गुण नहीं है, यानी चेतना आत्मा का स्वरूपगत गुण नहीं है, बल्कि संयोजन गुण है। अब ये भी समझ में आएगा कि संयोजन गुण है, इसका क्या मतलब है। तो ठीक, देखिए, अभी आपको ये समझ में आ गया कि ज्ञान क्या है, चेतना क्या है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ज्ञान आत्मा का स्थायी गुण नहीं है। ठीक, ज्ञान जो है, ज्ञान यानी चेतना आत्मा का स्थायी गुण नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आत्मा हमेशा कॉन्शियस नहीं रहती, यानी चेतनशील नहीं रहती। ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि आत्मा हमेशा कॉन्शियस नहीं रहती, यानी चेतनशील नहीं रहती। तो इसका क्या मतलब है, दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए। अगर बज रही है तो आप अवेयर है, यानी चेतनशील है। देखिए, सामान्य सोच क्या कहती है, सामान्य सोच मतलब जो वेदांत दर्शन वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं, सामान्य सोच, कि आत्मा जो है हमेशा कॉन्शियस रहती है, चेतनशील रहती है हमेशा। ठीक है, हमेशा। लेकिन जो न्याय दर्शन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो क्या कहता है न्याय दर्शन, कि नहीं, चेतना हमेशा नहीं रहती है। ठीक है, चेतना हमेशा नहीं रहती है। ये परिस्थिति पर डिपेंड करती है, यानी कंडीशन पर डिपेंड करती है कि कब जो है चेतना कॉन्शियस मतलब चेतनशील रहेगी आत्मा, और कब नहीं रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए गहरी नींद में है, डीप स्लीप में है आप। ठीक है,
जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपको कुछ पता नहीं चलता, ठीक है? जब आप खुद सोते हैं तो आपको कुछ पता नहीं चलता, ना आवाज़ आती है, ना विचार आते हैं। कुछ होता है ऐसा? जब आपको गहरी नींद में पड़े हुए हैं तो कुछ भी बाहर का सुनाई देता है? कुछ भी विचार आते हैं? नहीं आते हैं, ठीक है? तो ये जो डीप स्लीप की स्थिति है, तो इस स्थिति में आत्मा तो आपके शरीर में है, आत्मा तो है, आप मौजूद हो, लेकिन चेतना नहीं है, ठीक है? अवेयरनेस नहीं है कुछ, ठीक? तो आत्मा तो है, आप मौजूद है, लेकिन चेतना नहीं है। इसका मतलब ये है कि चेतना जो है, आत्मा का परमानेंट गुण नहीं है, ये आती जाती रहती है। चेतना चेतना आत्मा का परमानेंट गुण नहीं है, ये आती जाती रहती है। एग्जाम्पल से देखिए, सोचिए कि मोबाइल जो है, एक मोबाइल फोन आत्मा है, ठीक? इंटरनेट नेटवर्क चेतना है, ठीक? मोबाइल आत्मा है और इंटरनेट चेतना है। तो इंटरनेट या नेटवर्क, जब नेटवर्क है सब काम करता है, जब नेटवर्क नहीं होता तो फोन तो है लेकिन काम नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है। समझ में? एक मोबाइल फोन है वो आत्मा है, अब इंटरनेट नेटवर्क जो है ये सब वो क्या है? चेतना है। अब इंटरनेट नेटवर्क नहीं है तो मोबाइल फोन आपके पास है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, ठीक है? तो वैसे ही तुलना करा गया है कि अब मोबाइल एक आत्मा है और इंटरनेट और नेटवर्क एक चेतना है। जब नेटवर्क है सब काम कर रहा है, जब नेटवर्क नहीं है तो फोन है लेकिन काम नहीं कर रहा। तो चेतना क्या है? आत्मा का परमानेंट गुण नहीं है, ठीक है? अब इसी तरह एक और चीज देखिए, तो इसी तरह क्या है? आत्मा हमेशा है लेकिन चेतना कंडीशन पर डिपेंड करती है। अब इस लाइन का मतलब समझ में आया कि ज्ञान आत्मा का स्वरूपभूत गुण नहीं है बल्कि संयोजन गुण है, ठीक? अब चेतना कब आती है? चेतना आप जानते हैं क्या होता है, बता चुका हूँ। चेतना कब आती है? देखिए, न्याय दर्शन के अनुसार चेतना तब पैदा होती है जब चार चीजें जुड़ती हैं, चार चीजें आपस में जुड़ती हैं। तो आपको लगेगा कि वो चार चीजें कौन है, पहले बताओ। तो चार चीजें कौन है? आत्मा, पहला ये है आत्मा, दूसरा है मन यानी माइंड, तीसरा है आपके सेंसेस इंद्रियां, चौथा है बाहरी वस्तु यानी एक ऑब्जेक्ट। जब इनका कनेक्शन बनता है तब ज्ञान या चेतना पैदा होती है। जब इन चारों का कनेक्शन यानी आत्मा, मन, इंद्रियां और बाहरी वस्तु, सेंसेस, माइंड, आत्मा और बाहरी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जब ये चारों चीजें मिलती हैं तब चेतना पैदा होती है, ठीक? एग्जाम्पल जब हम देंगे तो आपको दिमाग में क्लिक करेगा। देखिए, जागते समय क्या होता है? जब आप जागते रहते हैं तब क्या होता है? आंखें खुली होती है, मन जुड़ा जुड़ा रहता है, सामने किताब है, ठीक? जब आप जाग रहे हैं तो किताब खुली है, आंखें आपकी खुली हुई है, मन जुड़ा हुआ है, सामने किताब रखी है, आप पढ़ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे थे? पढ़ रहे होते। तो यहाँ क्या है? आत्मा, मन, इंद्रियां और वस्तु, ये सब है तो क्या है? आप तो चेतना आ जाती है। जब आपके मान लीजिए, जैसे मैं भी मेरी आंखें खुली हुई है, मैं लैपटॉप के अंदर देख रहा हूँ, कुछ लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, सामने ऑब्जेक्ट है मेरे, ठीक है? लैपटॉप क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, अंदर सारी चीजें लिखी हुई है तो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक? तो मुझे इस चीज़ का भान है कि अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो ये मेरी चेतना है। मैं लैपटॉप देख रहा हूँ तो मैं पहचान रहा हूँ कि लैपटॉप है, तो ये जो मेरी पहचानने की क्षमता है क्या है? ये मेरी चेतना है, ठीक? तो मेरा आत्मा, मेरा मन, मेरी इंद्रियां और वस्तु सामने, इससे क्या हो रहा है? चेतना पैदा हो रही है, ठीक? एग्जाम्पल समझ में आ गया कि चेतना कब पैदा होती है? मतलब इस दर्शन के अनुसार, जो हम दर्शन न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, न्याय दर्शन के अनुसार चेतना कब पैदा होती है? जब आत्मा, मन, इंद्रियां और कोई एक बाहरी वस्तु आपस में जुड़ती हैं, कनेक्शन बनता है। जब इनका सबका कनेक्शन बनता है तब चेतना पैदा होती है, ठीक है? अब सवाल है कि मोक्ष क्या है, ठीक है? अब मोक्ष क्या है? आपको आज सारी बातें समझ में आ गई है। मोक्ष क्या है? लेक्चर सुनते रहिएगा, आपको नोट्स बनाना होगा तो इस सबका छोटा छोटा नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है? काम आएगा आपके। मोक्ष क्या है? लिबरेशन क्या है न्याय दर्शन में? ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मोक्ष का, न्याय दर्शन के अनुसार। मोक्ष का मतलब यहाँ पे है कि दुख और सुख दोनों से मुक्ति, ठीक है? दुख और सुख, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केवल दुखों से मुक्ति नहीं बोला जा रहा है, दुख और सुख दोनों से मुक्ति। तो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि मोक्ष में कोई ज्ञान ज्ञान भी नहीं होता है, कॉन्शियसनेस भी नहीं होगा। तो मोक्ष में क्या होता है? कोई ज्ञान भी नहीं होता। ज्ञान नहीं होने का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना। तो
ये भी नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, देखिए, न दुख है, न खुशी है, न कोई विचार है, पूरी शांति है। ठीक है, तो न्याय दर्शन में क्या है, तो ये न्याय दर्शन का मोक्ष है। न्याय दर्शन के अनुसार यही मोक्ष है। न दुख है, न किसी बात की खुशी है, न कोई विचार आ रहे हैं, पूरी शांति है। जब पूरी शांति है तो न्याय दर्शन के अनुसार ये मोक्ष है। ठीक, तो समझिए, यूपीएससी में लिखने लायक लाइन अगर आपको अगर चाहिए, मतलब लिखना हो, मतलब लिखना तो कई भाषा में है, लेकिन नोट कर लीजिए, मैं बोलता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, लिख लीजिए, आत्मा हमेशा रहती है, लेकिन चेतना सिर्फ तब आती है जब शरीर, मन, इंद्रियां जुड़ती हैं। मोक्ष में यह सब खत्म हो जाता है, इसलिए पूर्ण शांति होती है। समझ में आ गया? एक बार फिर से बोल देता हूँ, आत्मा हमेशा रहती है, लेकिन चेतना सिर्फ तब होती है जब शरीर, मन, इंद्रियां जुड़ती है। मोक्ष में ये सब खत्म हो जाता है, इसलिए पूर्ण शांति होती है। समझ में आया? ये लिखने लायक है। ठीक, अब देखिए न्याय दर्शन क्या है। इन सब चीजों से आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि न्याय दर्शन क्या है, बहुत ही प्रैक्टिकल है और साइंटिफिक सोच देता है। ठीक है, यहाँ क्या है, आत्मा को सिस्टम की तरह देखता है। न्याय दर्शन जो है आत्मा को एक सिस्टम की तरह देखता है और चेतना को एक प्रोसेस मानता है। समझ में आया? प्रैक्टिकल कैसे, जैसे मैंने बोल दिया कि प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल कैसे, एग्जाम्पल के लिए, अरे देखिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। जैसे पढ़ाई में बहुत सारे लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है वहाँ, उनको पढ़ते समय ध्यान भटकता है और समझ नहीं आता कि फोकस क्यों नहीं बन पा रहा है, ऐसा होता है। अब ये प्रैक्टिकल क्यों है, ये दर्शन आपको अभी समझ में आ जाएगा, पढ़ाई से लेके हर फील्ड में काम आता है। मान लीजिए आपको पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो न्याय दर्शन का अप्रोच क्या होगा कि चेतना क्या है, प्रोसेस है, इसे कंडीशन चाहिए। चेतना क्या है, प्रोसेस है, तो इसे कंडीशन चाहिए। तो कंडीशन क्या है, मन यानी अटेंशन, इंद्रियां डिस्ट्रैक्शन फ्री होनी चाहिए और सही ऑब्जेक्ट यानी बुक वगैरह होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। और प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है इसका, ये फोन दूर रखना है, सिंगल टास्क लेना है और शॉर्ट फोकस सेंसस फोकस करना है, सेशन, मतलब शॉर्ट फोकस सेशन लेना है। मतलब मान लीजिए आपका फोकस कितना बनता है, 45 मिनट, 40 मिनट ढंग से पढ़ पाते हैं तो 40 मिनट के बाद इधर उधर होना, तो 40 मिनट पढ़ने के बाद थोड़ा सा टहल इधर उधर हो जाइए, घूम फिर लीजिए, रोक दीजिए, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाइए। ठीक है, तो ये है कंडीशन, क्या होनी चाहिए, आपका मन, इंद्रियां और ऑब्जेक्ट सही होना चाहिए। ठीक, और प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है कि फोन दूर रखना है, सिंगल टास्क लेना है और शॉर्ट फोकस सेशन चलाना है। रिजल्ट क्या होगा कि फोकस बढ़ेगा आपका और सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना आ जाएगा। दूसरा कहाँ उपयोग हो सकता है इसका, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग में। प्रॉब्लम क्या होती है, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, एंग्जाइटी होती है, ओवर थिंकिंग होती है। तो न्याय दर्शन क्या कहता है यहाँ पे, थॉट्स क्या है, थॉट्स मतलब थॉट्स को लेके क्या बोलेगा कि चेतना का प्रोसेस है, परमानेंट नहीं है। थॉट्स जो है एक चेतना का प्रोसेस है जो कि परमानेंट नहीं है। ठीक, प्रैक्टिकल यूज क्या होगा इसका कि थॉट्स को मैं मत समझो, मैं मतलब क्या है यहाँ पे, आत्मा, मतलब मैं को आत्मा मत समझो। थॉट्स जो है परमानेंट नहीं है, वो आएंगे जाएंगे। ठीक है, तो वो सिर्फ प्रोसेस है और आते जाते रहते हैं। तो टेक्निक क्या होनी चाहिए, ब्रीदिंग और ऑब्जर्व थॉट, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए और लंबी सांसें लीजिए। ठीक, रिजल्ट क्या होगा, डिस्टेंस बनेगा और स्ट्रेस कम हो जाता है। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल दर्शन है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकल है और बहुत काम आता है। डिसीजन मेकिंग में कैसे काम आता है, प्रॉब्लम क्या होगा डिसीजन मेकिंग में, कंफ्यूजन होगा, गलत डिसीजन होने का प्रॉब्लम होता है। तो नया दर्शन का लॉजिक क्या है कि सही प्रोसेस और सही इनपुट मिलना चाहिए, सही प्रोसेस होना चाहिए और सही इनपुट मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे फैक्ट चेक करना हुआ, तो फैक्ट चेक करेंगे तो क्या होगा, प्रत्यक्ष, लॉजिक लगाएंगे तो अनुमान, रिलायबल सोर्सेज देखेंगे तो शब्द। ठीक, रिजल्ट क्या होगा, आप इमोशनल नहीं होंगे, लॉजिकल डिसीजन लेंगे। अब इमोशनल कंट्रोल कैसे करेंगे, इसमें भी काम आएगा। प्रॉब्लम क्या होता है, आपको गुस्सा और जल्दी रिएक्ट करते हैं, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, रिएक्ट जल्दी करते हैं। ठीक, तो न्याय दर्शन क्या कहता है यहाँ पे कि इमोशंस भी प्रोसेस है, यानी चेतना है, प्रोसेस है, परमानेंट नहीं है। तो प्रैक्टिकल यूज क्या है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, थोड़ा देर पॉज ले लेना है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, हल्का पॉज लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे गुस्सा आया तो 10 सेकंड रुक जाना है, फिर उसके बाद रिएक्ट करना है। रिजल्ट क्या होगा, आपका आप जो है रिएक्शन जो देते हैं, रिएक्शन से रिस्पॉन्स बन जाएगा,
आप जो रिएक्शन देते हैं ना, तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो नहीं होगा। फिर आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स पे जाएंगे, 10 सेकंड रुक जाएंगे, फिर रिस्पॉन्स करेंगे। फिर रिएक्शन नहीं होगा कि किसी ने कुछ बोला तुरंत तड़ाके से बोलिए, आप रिस्पॉन्स करेंगे आराम से। फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कैसे काम आएगा? सिचुएशन क्या है? मान लीजिए किसी जिले में दंगा है, तनाव हो गया है, ठीक है, आप डीएम है, तनाव दंगा हो गया। अगर आप ऑफिसर जो है इमोशनल हो जाए इस सिचुएशन में, तो क्या होगा? गुस्सा करेगा, पैनिक करेगा। तो ऐसे में गलत फैसले हो सकते हैं। तो न्याय दर्शन का क्या अप्रोच होगा? इमोशन से। न्याय दर्शन का अप्रोच क्या होगा? कहेगा कि इमोशन क्या है? टेम्परेरी है, एक प्रोसेस है, यही बोलेगा। ठीक है, तो आईएएस यहाँ पे क्या करेगा? मान लीजिए डीएम है तो क्या करेगा? पहले फैक्ट फैक्ट लेगा, जैसे ग्राउंड रिपोर्ट देखेगा, फिर लॉजिक से डिसीजन लेगा, ठीक, फिर कोऑर्डिनेट करेगा सबसे, फिर रिजल्ट क्या होगा? शांति बनेगी इससे। सब चीजें, ये सारी चीजें करने के बाद जब सही डिसीजन क्या होगा उसका? शांति बना देगा। ठीक। पॉलिसी डिसीजन में कैसे काम आता है? जैसे कहीं मान लीजिए पानी की समस्या हो गई, सिचुएशन क्या है कि गांव में पानी की कमी है, एज ए डीएम आप हैं, तो न्याय दर्शन का लॉजिक क्या कहेगा? प्रत्यक्ष यानी ग्राउंड विजिट करो, अनुमान यानी कारण एनालाइज करो, रेनफॉल मिसयूज। सब ये जो मैं प्रत्यक्ष अनुमान शब्द बोल रहा हूँ, इसको मैंने पिछले क्लासेस में बताया है कि क्या होता है। ठीक है, शब्द यानी एक्सपर्ट्स की सलाह लेना यहाँ पे। ठीक है, तो आईएएस क्या करेगा यहाँ पे? डीएम डेटा कलेक्ट करेगा, रीजन आइडेंटिफाई करेगा और पॉलिसी डिजाइन करेगा। तो रिजल्ट क्या होगा? सस्टेनेबल सोल्यूशन निकलेगा इसका। ये सब होगा। ये है प्रैक्टिकल यूज। अभी और कहाँ यूज कर सकते हैं? करप्शन केस देखिए, सिचुएशन क्या है? किसी ऑफिसर पे करप्शन का आरोप लगा हुआ है, ठीक है, अगर बायस हुआ ऑफिसर, तो क्या होगा? पर्सनल पसंद नापसंद से फैसला करेगा। तो न्याय दर्शन का अप्रोच क्या होगा? नॉलेज यानी एविडेंस और लॉजिक पर सोचना। तो आईएएस क्या करेगा? डीएम यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, एविडेंस वेरीफाई करेगा और इम्पार्शियल इंक्वायरी करेगा। रिजल्ट क्या होगा? फेयर जस्टिस होगा। ठीक, तो न्याय दर्शन हमें क्या सिखाता है? कि मैं यानी स्टेबल सिस्टम, मैं यहाँ पे क्या है? स्टेबल सिस्टम, आत्मा। मेरे थॉट्स, इमोशंस, नॉलेज, ये सब प्रोसेस है। मैं क्या है? एक स्टेबल सिस्टम है, यानी आत्मा एक स्टेबल सिस्टम है। मैं मतलब यहाँ पे घमंड वाला नहीं है। मैं यहाँ का मतलब है स्टेबल सिस्टम, आत्मा से। और मेरे थॉट्स, इमोशन, नॉलेज, ये सब प्रोसेस है, चेतना है। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होता है? आप अपने थॉट्स के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। जब आप ये समझ जाएंगे कि जो थॉट्स वगैरह होते हैं, ये एक प्रोसेस है, यानी टेम्परेरी है। ठीक है, तो आप अपने थॉट्स के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। समझ में आया? तो न्याय दर्शन हमें ये सिखा रहा है, अच्छे से समझना, बारीक फूक फूक के कदम रखना जैसा सिखाता है। ठीक है, तो अगर एक कंक्लूजन इसका ये है कि अगर आप जो है ये समझ जाएं कि दिमाग के प्रोसेस, जो आपके दिमाग में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, चेतना को कंडीशन से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या है? अपनी लाइफ को लॉजिकल डिसीजन, आप अपने लाइफ में लॉजिकल डिसीजन ले सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस यानी चेतना को कंडीशन चाहिए। कंडीशन क्या? वो 4 कंडीशन: आत्मा, मन, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब ये कंडीशन आप उसे दे देंगे सही तरीके से, तो वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि न्याय दर्शन में आत्मा और मोक्ष का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि न्याय दर्शन आत्मा और मोक्ष को क्या लेके क्या सोचता है। ठीक है, अब हम एक पूरा फ्लो देखेंगे, न्याय दर्शन का एक पूरा चेन। ठीक है, जैसे अज्ञान क्या है? अज्ञान यहाँ पे गलत समझ है। गलत समझ से क्या होता है? दुख होता है। दुख से क्या होता है? जन्म मृत्यु का चक्र शुरू हो जाता है। ठीक है, अज्ञान, अज्ञान से पैदा हुआ, अज्ञान से गलत समझ आई और उससे दुख हुआ, फिर दुख से जन्म मृत्यु का चक्र स्टार्ट हो गया। सही ज्ञान क्या है? सही ज्ञान से सही समझ आया, दुख खत्म हुआ, मोक्ष मिल गया। ठीक, तो न्याय दर्शन के अनुसार जो है अज्ञान ही दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? अज्ञान। और ज्ञान ही उससे मुक्ति दिलाकर मोक्ष तक पहुंचाता है। ठीक है, तो अज्ञान, अज्ञान गलत समझ है। एग्जाम्पल के लिए अज्ञान देख लीजिए, अज्ञान का मतलब गलत समझ से कैसे है। थोड़ा आसान एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपका दिमाग ऐसे क्लिक करे। मान लीजिए आप अंधेरे में रस्सी को साफ समझ लेते हैं। आप घोर अंधेरा है, ठीक है, घोर अंधेरा छाया हुआ है, आपने रस्सी को साफ समझ लिया, आप डर जाएंगे। ठीक है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन असल में क्या है? वो एक सिर्फ रस्सी है। तो यहाँ क्या है? गलत समझ, यानी गलत समझ क्या? अज्ञान। उससे क्या हुआ? दुख यानी डर पैदा हो गया।
सही ज्ञान यानी मुक्ति। सही ज्ञान क्या है? जैसे ही लाइट आती है, आप एक अंधेरे कमरे में रस्सी को साफ समझ लिया, ठीक है, तो ये गलत समझ की वजह से आप में डर आ गया। अब सही सही लाइट आ गई, उसी कमरे में लाइट वापस आ गई, लाइट कटी थी, लाइट वापस आ गई, ठीक है, लाइट जल गई, ठीक, प्रकाश आ गया। तो आप देखते हैं कि ये तो रस्सी है, ये डर खत्म हो गया तुरंत। यानी सही ज्ञान आते ही दुख खत्म हो गया। समझ में आया? कितना आसान एग्जांपल था और कितना गहरा मतलब है इसका, कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं, आपने रस्सी पकड़ लिया, रस्सी को साफ समझ लिया है, ठीक है, क्योंकि अंधेरा छाया हुआ है, अंधकार है, अज्ञान है, अज्ञानवश आपने, अंधेरा था तो आपने रस्सी पकड़ लिया, रस्सी को आपने साफ समझ लिया, ये ज्ञान था। अज्ञान था, जैसे ही लाइट आई, प्रकाश आया, तो ऐसे ही आपको पता चला यार ये तो रस्सी है, तो आपके डर खत्म हो गया। ठीक। तो आप इसका तुलनात्मक अर्थ निकालिए कि अंधेरा छाया हुआ तो मन के अंदर गहरा अज्ञान है, अंधकार छाया हुआ है। जैसे ही ज्ञान वापस आता है, लाइट आता है, दिमाग के अंदर बत्ती जल जाती है, तो आपका डर दुख सब खत्म हो जाता है। समझ में आया? ये था न्याय दर्शन। तो अज्ञान ही दुख का कारण है। जैसे ही आपके पास ज्ञान आ जाता है, तो सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। ठीक है। तो एक बार ये पूरा एक साथ देख लेते हैं। न्याय दर्शन क्या कहता है कि आत्मा हमेशा रहती है, यानी मरती नहीं है, न खत्म होती है। ठीक है। चेतना क्या है? चेतना यानी ज्ञान, हमेशा नहीं रहती, यह कंडीशन पर डिपेंड करती है। अज्ञान यानी गलत समझ से ही दुख का कारण है। सही ज्ञान, सही ज्ञान से दुख से छुटकारा मिलता है, और यही स्थिति मोक्ष है। ठीक है। पूरा एक साथ समझ में आ गया कि आत्मा हमेशा रहती है, न मरती है, न खत्म होती है। चेतना क्या है? हमेशा नहीं रहती, ये कंडीशन पर डिपेंड करती है। अज्ञान क्या है? अज्ञान यानी गलत समझ से दुख, गलत समझ दुख का कारण है। सही ज्ञान से दुख से छुटकारा मिलता है, और ये मोक्ष की स्थिति है। ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया? पूरा न्याय दर्शन, ये हमने न्याय दर्शन देख लिया। अब हम देखेंगे वैशेषिक। अब हम वैशेषिक दर्शन देखेंगे, अब पूरा डिटेल में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ताकि बातें सब समझ में आए। ठीक है। फैक्ट क्या है देख लेंगे। परिचय दे देते हैं। एक वैशेषिक एक यथार्थवादी, बहुलवादी, प्लूरलिस्टिक रियलिस्ट दर्शन है, जिसकी स्थापना प्राचीन ऋषि कणाद, यानी उलुक, इनका नाम उलुक भी है, कणाद ने की थी। कणाद का वैशेषिक सूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। यही प्रणाली ब्रह्मांड को तत्वों के इस सूक्ष्म संगठन द्वारा समझाने का प्रयास करती है। फैक्ट क्या है कि इस दर्शन की स्थापना ऋषि कणाद ने की थी, और इस दर्शन का मूल ग्रंथ वैशेषिक सूत्र है। ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया कि वैशेषिक एक यथार्थवादी, बहुलवादी, प्लूरलिस्टिक रियलिस्ट दर्शन है। ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया है। ठीक है। तो अभी हम समझेंगे यथार्थवादी, बहुलवादी और दर्शन का मतलब। देखिए, यथार्थवादी यानी रियलिस्ट, इसका मतलब क्या है कि दुनिया में, दुनिया जो है सच में मौजूद है, रियल है। ये जो हमारा वर्ल्ड दिख रहा है जहाँ हम रहते हैं, बोला जा रहा है कि दुनिया सच में मौजूद है, यह सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना नहीं है। बहुत सारे दर्शन आपको बोलेंगे कि ये दुनिया है ही नहीं, ये तो कल्पना है। ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, हम ये नहीं समझ रहे, हम यथार्थवादी का मतलब समझ रहे हैं। यथार्थवादी का मतलब ये है कि दुनिया सच में मौजूद है, यह सिर्फ दिमाग की कल्पना नहीं है। ठीक है। और बहुलवादी का क्या मतलब है? दुनिया एक चीज से नहीं बनी है। ठीक है। दुनिया एक चीज से नहीं बनी है, बल्कि कई अलग अलग चीजों से बनी हुई है। और फिलोसफी का मतलब यह है कि दुनिया को समझने का तरीका। दर्शन का मतलब क्या है कि फिर दुनिया को समझने का तरीका, फिलोसफी में। समझ में आ गया? तो प्लूरलिस्ट का मतलब है दुनिया एक चीज से नहीं बनी है, बल्कि कई अलग अलग चीजों से बनी हुई है। और यथार्थवादी का मतलब क्या है? दुनिया सच में मौजूद है, ये सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना नहीं है। ठीक है। तो वैशेषिक एक यथार्थवादी, बहुलवादी दर्शन है, तो इसका मतलब है कि दुनिया सच में मौजूद है, और यह कई अलग अलग वास्तविक चीजों से बनी है। इसका मतलब ये है। ठीक है। अब प्लूरलिस्टिक का एक एग्जांपल देख लीजिए। आप अपने कमरे में देखिए, मैं मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ते होंगे, कहीं भी होंगे, तो आप कमरे में देखिए। कमरे में क्या मिलेगा आपको? कुर्सी मिलेगी, टेबल मिलेगा, किताब मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो क्या ये सब एक ही चीज है? ठीक है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब एक ही चीज है? तो जवाब होगा कि नहीं, ये सब अलग अलग है। यानी अलग गुण अलग काम, सबके अलग गुण है, अलग काम है। ठीक है। इसलिए दुनिया जो है कई चीजों का समूह है। दुनिया जो है कई चीजों का समूह है। अब समझ में आया होगा। ठीक। एक यथार्थवादी का एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए अगर आप दीवार से टकराओ,
ठीक है, यथार्थवादी का मतलब क्या है कि अगर आप दीवार से टकराओ तो क्या होगा, दर्द होने लगेगा, टकराएंगे, तो इसका मतलब है कि दीवार सच में है, रियल है, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। दीवार सच में है, ये इमेजिनेशन नहीं है। दीवार है, अब आ रहे हैं बहुत तेजी से, अरे ये तो अब बोलेंगे, किसी ने बोल दिया ये दुनिया तो सच में है ही नहीं, ये तो कल्पना है, आप तेजी से गए टकरा गए, आपको बहुत तेज दर्द हुआ। ठीक है, तो इमेजिनेशन नहीं है ये। तो वैशेषिक दर्शन क्या कहता है कि दुनिया बनी है छोटे छोटे कणों से, एटम से, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि यह प्रणाली ब्रह्मांड के तत्वों के सूक्ष्म संगठन द्वारा समझने का प्रयास करती है। यह प्रणाली ब्रह्मांड को तत्वों के सूक्ष्म संगठन द्वारा समझने का प्रयास करती है। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे ताकि बात और अच्छे से समझ में आए। वो लाइन समझ में आ गई, वैसे से कि यथार्थवादी बहुलवादी दर्शन है, समझ में आया होगा। तो इसका मतलब क्या है इस लाइन का, कि यह प्रणाली ब्रह्मांड को तत्वों के सूक्ष्म संगठन द्वारा समझने का प्रयास करती है। तो सूक्ष्म संगठन का मतलब, सूक्ष्म मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, टाइनी चीज। संगठन का मतलब क्या है, मिलकर बनना, कॉम्बिनेशन, यानी छोटे छोटे कण मिलकर बड़ी चीज बनाते हैं। ठीक है, जैसे लीगो ब्लॉक्स देखा, लीगो एक गेम होता है, मतलब बच्चों को दिया जाता है, ऐसे आपने देखा होगा बचपन में, ऐसे कुछ होता है उसमें, ऐसे मान लीजिए ऐसे है, तो इसमें ऐसे करके फंसाते हैं, फिर दूसरा करके फंसा के कुछ एक चीजें बनाते हैं, लीगो कहते हैं। लीगो सर्च करिएगा, लीगो गेम, इंटरनेट पे आपको पता चल जाएगा। तो लीगो ब्लॉक्स जो है, छोटे छोटे पीसेस मिलकर एक बड़ा घर बना देते हैं। मतलब घर बना सकते हैं, घोड़ा बना सकते हैं, गाड़ी बना सकते हैं, कुछ भी बना देते हैं उससे। लीगो बच्चे खेलते हैं उससे, उनके कॉग्निटिव लेवल को अच्छा करने के लिए वो ये गेम दिया जाता है, ताकि अपने एक क्रिएटिविटी उनके अंदर आए और एक इमेजिनेशन पावर उनका मजबूत हो। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने यहाँ बोला कि छोटे छोटे कण मिलकर बड़ी चीज बनाते हैं, वैसे ही लीगो ब्लॉक से एग्जाम्पल के लिए छोटे छोटे पीसेस मिलकर बड़ा घर बनाते हैं। वैसे ही छोटे कण यानी परमाणु मिलकर पूरी दुनिया बनाते हैं। ठीक है, तो दीवार कैसे बनती है, एक एक ईंट लगाकर, है ना, एक एक ईंट जोड़ते हैं तो सब मिलकर दीवार बना देते हैं। वैसे ही परमाणु जो है मिलकर चीजें बना देती है। ठीक है, तो नोट करने वाली बात है कि वैशेषिक दर्शन का जो पॉइंट है, यह दर्शन कहता है कि दुनिया को समझना है तो उसकी सबसे छोटी इकाई एटम्स को समझो। अगर इस दुनिया को समझना है तो उसकी सबसे छोटी इकाई एटम्स को समझो, क्योंकि वही मिलकर सब कुछ बनाते हैं। ठीक है, कणाद से समझ में आ रहा होगा, कणों की बात कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें, छोटे छोटे कणों को समझकर पूरी दुनिया को समझना ही इस प्रणाली का उद्देश्य है। छोटे छोटे कणों मतलब परमाणुओं को समझकर पूरी दुनिया को समझना ही इस प्रणाली का उद्देश्य है, वैशेषिक दर्शन का उद्देश्य है। ठीक है, तो अब देखिए, आगे बढ़ते हैं प्रमुख सिद्धांत में। वैशेषिक दर्शन के अनुसार संपूर्ण भौतिक विश्व का निर्माण सूक्ष्म परमाणुओं से हुआ है, ये हमने बात करी है। प्रत्येक भौतिक द्रव्य प्रत्येक भौतिक द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं का संघ है, और परमाणु अनादि नित्य है। विश्व की वास्तविकता को समझने के लिए वैशेषिक ने 7 द्रव्य श्रेणियों का वर्णन किया है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ठीक है, द्रव्य सब्सटेंस, क्वालिटीज, मोशन, एक्शन, यूनिवर्सल, पर्टिकुलरिटीज, इनहेरेंस, नॉन एग्जिस्टेंस। प्रत्येक कार्य एक नई दृष्टि है। इस इस असकारयवाद सिद्धांत द्वारा वैशेषिक यह निष्कर्ष निकालता है कि कार्य प्रभाव पूर्वगत कारण में निहित नहीं रहता। अब हम इस सबको समझेंगे, और खासकर यहाँ से समझेंगे, प्रत्येक भौतिक द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं का संघ है, और परमाणु अनादि अनादि है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रत्येक भौतिक द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं का संघ है और परमाणु अनादि है। मतलब क्या है, अविभाज्य परमाणु का मतलब समझते हैं पहले। अविभाज्य परमाणु का मतलब, अब अविभाज्य परमाणु का मतलब जिसे और छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। अविभाज्य परमाणु जिसे और छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। ठीक, मतलब क्या है कि परमाणु सबसे छोटा कण है इस दर्शन के अनुसार। परमाणु सबसे छोटा कण है। ठीक है, और संघ, संघ मतलब कॉम्बिनेशन, संघ मतलब कई चीजों का मिलना। अब तो मतलब क्या है, परमाणु मिलकर बनाते हैं पानी, हवा, शरीर, पेड़। परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, पानी, हवा, शरीर, पेड़। ठीक, यानी हर चीज परमाणुओं का ग्रुप है। अब अनादि नित्य,
इसका क्या मतलब है? अनादि का मतलब जिसका कोई प्रारंभ ही नहीं है। नित्य मतलब जो हमेशा रहता है। इसका मतलब यह है कि परमाणु कभी पैदा नहीं हुए और कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, अब समझ में आया? जैसे मिट्टी जो है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़ा टूट जाता है, लेकिन जो है मिट्टी जो मटेरियल है बनी रहती है। ठीक है, तो प्रत्येक भौतिक द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं का संघ है, और परमाणु क्या है? अनादि है, नित्य है। तो समझ में आया होगा एग्जाम्पल। खासकर मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़ा टूट जाता है, लेकिन मिट्टी बनी रहती है। जब तोड़ तोड़ के सारी चीजें हम पढ़ते हैं ना, तो सारी चीजें समझ में आ जाती है। ठीक, तो मिट्टी जो है हमेशा बनी रहती है, वैसे ही चीजें बदलती हैं, लेकिन परमाणु परमाणु जो है वो बने रहते हैं। ठीक, तो वैशेषिक दर्शन क्या कह रहा है कि चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन उसके छोटे छोटे कण, एटम्स हमेशा रहते हैं। ये कह रहा है वैशेषिक दर्शन। तो दुनिया की हर चीज जो है बहुत छोटे छोटे कणों यानी परमाणुओं से बनी है, और ये कण कभी नष्ट नहीं होते, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, ये वैशेषिक दर्शन कह रहा है। अब हम ये लाइन पढ़ते हैं। विश्व की वास्तविकता को समझने के लिए वैशेषिक ने 7 द्रव्य श्रेणियों का वर्णन किया है। ठीक है, द्रव्य, गुण और ये बाकी चीजें जो नीचे लिखी हुई है यहाँ तक, नॉन एग्जिस्टेंट तक। तो समझते हैं इसको कि विश्व की वास्तविकता को समझने के लिए वैशेषिक ने 7 द्रव्य श्रेणियों का वर्णन किया है। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन क्या कहता है कि दुनिया की वास्तविकता, रियलिटी को समझने के लिए हमें उसे 7 तरह की चीजों कैटेगरी में देखना चाहिए। मतलब दुनिया को समझने के लिए, उनकी उसकी वास्तविकता समझने के लिए 7 तरह की कैटेगरी में देखना चाहिए। इसे पदार्थ कहा जाता है। पहला क्या है? द्रव्य, सब्सटेंस। इसका मतलब ये कि वह चीज जो अस्तित्व में है। द्रव्य, सब्सटेंस का मतलब क्या है? वो चीज जो अस्तित्व में है। एग्जाम्पल के लिए पानी, किताब और इंसान। ठीक है, आसान भाषा में जिसे आप छू या देख सकते हैं, द्रव्य है, वो द्रव्य है जिसे आप छू और देख सकते हैं। गुण यानी क्वालिटी, उस चीज की विशेषता, उस चीज की विशेषता यानी जिस चीज को हम छू या देख सकते हैं, उसकी विशेषता गुण कहलाती है। तो द्रव्य कैसा है? एग्जाम्पल के लिए सेब क्या है? लाल है, मीठा है। पानी क्या है? ठंडा है। तो मतलब यहाँ क्या है? कलर, टेस्ट, स्मेल, ये सब गुण है। कर्म यानी एक्शन, मोशन। द्रव्य क्या कर रहा है? यानी चीज का मूवमेंट या एक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए गेंद क्या है? लुढ़क रही है। आदमी चल रहा है, तो मतलब क्या है? ये काम है, क्रिया है, कर्म है। ठीक, चौथा सामान्य, यूनिवर्सल यानी समानता। कई चीजों में जो कॉमन है। सामान्य का मतलब क्या है? यूनिवर्सल का मतलब जो कई चीजों में कॉमन है। एग्जाम्पल के लिए गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो कॉमन क्या है इसमें? सब जानवर है। तो जानवर पन्न जो है सामान है, यूनिवर्सल है। विशेष, पर्टिकुलरिटी यानी अलग पहचान। इसका मतलब विशेष में क्या है कि हर चीज को यूनिक बनाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे दो दो इंसान है, तो दोनों इंसान सेम तो नहीं हो सकते, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सोनू अलग है, चिंकी अलग है। ठीक है, तो यही यूनिकनेस विशेष है। एक लड़का है, एक लड़की है। अब लड़की, अब एक ही चेहरे की बहुत सारी लड़कियां तो नहीं होंगी। लड़की ग्रुप है, लेकिन लड़की अलग अलग चेहरे की बहुत सारी लड़कियां हैं, अलग अलग चेहरे के अलग अलग लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं अलग अलग चेहरे के। ठीक, तो ये जो यूनिकनेस है, यही विशेष है। ठीक, समझ में आया? दो इंसान है, अलग अलग है, एक सोनू है, एक चिंकी है, ये जो यूनिकनेस है वो विशेष है। और चिंकी में भी बहुत सारी चिंकी होंगी, तो उनके चेहरे अलग अलग होंगे। बहुत सारी लड़कियां होंगी, चेहरे अलग हैं, बहुत सारे लड़के होंगे, चेहरे अलग है। तो ये जो यूनिकनेस है, ये विशेष है, यूनिवर्सल है। फिर समवाय यानी इनहेरेंस। इसका मतलब है गहरा संबंध। मतलब समवाय का मतलब ऐसे रिलेशन जो अलग नहीं होते, अलग नहीं हो सकता है। ऐसे रिलेशन जो अलग नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए फूल और उसकी खुशबू अलग नहीं हो सकते। किताब और उसका पन्ना अलग नहीं हो सकता। पन्ना ही अलग हो जाए तो काहे का किताब? किताब कब बनता है? जब पन्ने जुड़ के कहानी होती है, तो उसमें जुड़ते हैं, तब ये किताब बनती है। तो फूल और उसकी खुशबू ये अलग नहीं हो सकते। तो खुशबू को फूल से अलग नहीं कर सकते। तो ये जो है, यही समवाय संबंध है। सातवां अभाव, नॉन एग्जिस्टेंस, किसी चीज का न होना। अभाव का मतलब किसी चीज का न होना, लेकिन उस न होने को भी हम जान सकते हैं। नॉन एग्जिस्टेंस मतलब कोई चीज, किसी चीज का न होना, लेकिन उस न होने को भी हम जान सकते हैं। ये है नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये थोड़ा बाउंसर गया होगा। मतलब देखिए, इसको समझेंगे। मतलब
किताब नहीं है, ठीक है, किताब नहीं है। अब यह भी एक नॉलेज है, किताब नहीं है ये भी एक नॉलेज है। कैसे कैसे कि जैसे मान लीजिए टेबल पे किताब रखी होती है तो आप देखते बोलते किताब है, ठीक है, तो ये भी एक नॉलेज है कि किताब है टेबल पे। अब टेबल से किताब हट गई है, कोई लेके चला गया, आप आए बोले यार टेबल पे किताब नहीं है, तो ये भी एक नॉलेज है। ये जानना कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ये जानना भी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ये किताब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई चीज नहीं है, इस चीज का एहसास होना कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ये भी एक ज्ञान है, ठीक है। यानी अब्सेंस भी एक मीनिंगफुल रियलिटी है। रियलिटी ये भी है कि वहाँ पे कुछ नहीं है। आपने देखा, आपने आपका जितना काम किया कि अच्छा यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो आप जान गए कि यहाँ पे कुछ नहीं है। ये जानना कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ये भी एक नॉलेज है। एग्जाम्पल के लिए टेबल पर आप देखते हैं, आप कहते हो कि यहाँ किताब नहीं है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, आप कुछ नहीं को भी पहचान लिया, आपने कुछ नहीं को भी पहचान लिया कि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यही है अभाव का ज्ञान, ठीक है, समझ में आया? और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि विश्व की वास्तविकता को समझने के लिए वैशेषिक ने 7 द्रव्य श्रेणियों का वर्णन किया है। तो ये 7 श्रेणियां हैं, या कह सकते हैं ये 7 कैटेगरी है। आप जो वर्ल्ड की बात रियलिटी है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि वर्ल्ड सच में है या नहीं है, ठीक है। जब ये इन सब कैटेगरीज या कह सकते हैं पैरामीटर्स पे तौलेंगे दुनिया को, तो आपको लगेगा कि यार दुनिया तो है वैशेषिक दर्शन के अनुसार, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कौन? ये नॉन एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लीजिए अगर अभाव को नहीं मानेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि पानी खत्म हो गया? जैसे मान लीजिए किसी ने, अगर ये अभाव जो है, इस अभाव का ज्ञान हो जाना कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ये आपको एहसास हो गया कि यहाँ पे किताब नहीं है, उस चीज का ज्ञान हो जाना कि यहाँ पे तो है ही नहीं। अगर हम इस अभाव को नहीं मानेंगे तो हम ये कैसे पता चलेगा कि पानी खत्म हो गया? कैसे समझेंगे कि कोई गलती नहीं है? मान लीजिए कहीं आप एज डीएम है, आप कहीं गए, किसी ने बोला कि पानी खत्म हो गया, पानी नहीं आता हमारे यहाँ, पानी खत्म हो गया, ठीक है, आप गए चेक किए, आपको पता चला सच में पानी नहीं आता। लेकिन जब ये आप मानते हैं, इस अभाव यानी नॉन एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं कि कुछ न पता होना यानी कुछ नहीं होना, ना होने का ज्ञान भी एक ज्ञान है। अगर इस चीज को आप नहीं मानेंगे तो आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि हाँ पानी नहीं है? जब आप इस चीज को मानेंगे नहीं, आप गए देखे पानी नहीं है, तो पानी नहीं है तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे, ठीक है। जब आप इस चीज को मानेंगे, नॉन एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं कि कोई चीज ना होने का ज्ञान भी अगर है, तो वो ज्ञान है। समझ में आया? तो आप एज डीएम गए, कहीं देखा पानी की दिक्कत है, पानी की दिक्कत, आपने देखा कि यार यार सच में यहाँ पानी नहीं है, यानी अभाव है यहाँ पानी का, तो आपको अभाव ज्ञान हो गया कि यहाँ पानी का अभाव है, तो आप उसके लिए काम करेंगे, ठीक। इसलिए नॉन एग्जिस्टेंस जरूरी है, ये जानना, इस बात का ज्ञान होना कि यहाँ कुछ नहीं है। मैं मतलब समझ में आया? तो कुछ नहीं जानना, जैसे कुछ न जानना कि यहाँ कुछ नहीं है, इस चीज का ज्ञान होना भी एक ज्ञान है। यानी ऑप्शंस भी डिसीजन और नॉलेज में जरूरी है। किसी व्यक्ति ने बोल दिया यार मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, मुझे कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे लिए ये योजनाएं जो चली थी मुझे मिला नहीं, तो ये जो नहीं का भाव है और ये जो अब्सेंस का भाव है, इस बात का आपको ज्ञान है कि सामने वाले के पास ये नहीं है, इस बात का आपको ज्ञान हो चुका है कि नहीं है, तो आप उसके लिए काम करते हैं। समझ में आया कि वैशेषिक दर्शन हमें क्या सिखा रहा है? ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने फ्रिज खोला, दूध नहीं है, आप दूध पीने के लिए आपने फ्रिज खोला, दूध फ्रिज में दूध नहीं है, रिजल्ट क्या हुआ? दूध का अभाव है। डिसीजन क्या लिया? आपको दूध खरीदना पड़ा। समझ में आया कि जब आपको फ्रिज खोलने पे ये पता चला कि दूध नहीं है, तो आपको ये ज्ञान हो गया कि दूध नहीं है, ठीक है, दूध न होने का ज्ञान हो गया, तो आप क्या रिजल्ट में करते हैं? आप दूध खरीदने चले जाते हैं, ठीक। ऐसे किसी ड्रॉट इलाके में, सूखे इलाके में आप गए, आपको पता चला यहाँ सूखा है, अब डीएम है, आपको पता चला सूखा है, तो आपको ये इस बात का ज्ञान हो गया कि यहाँ पे सूखा है, यहाँ पानी नहीं है, तो आपने क्या किया? कोई स्कीम वगैरह थी, कोई आपने एक्शन लिया जिससे वहाँ वहाँ पे कुछ बेहतर वेलफेयर का काम किया, जिससे वहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया। तो ज्ञान, अभाव का ज्ञान होना भी एक ज्ञान है। समझ में? तो अभाव के बहुत सारे प्रकार हैं, ये नॉन एग्जिस्टेंस। तो वैशेषिक में 4 तरह के अभाव बताया गया है। प्राग अभाव यानी बिफोर एग्जिस्टेंस। पहला प्राग अभाव को समझ लेते हैं, यानी बनने से पहले का अभाव। एग्जाम्पल के लिए बनने से पहले घड़ा नहीं था, घड़ा बनने से पहले घड़ा नहीं था, ये है बिफोर एग्जिस्टेंस। दूसरा प्रध्वंस अभाव यानी आफ्टर डिस्ट्रक्शन, यानी खत्म होने के बाद का अभाव। एग्जाम्पल के घड़ा टूट गया, अब घड़ा नहीं है, ठीक, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? अत्यंत अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव, एब्सोल्यूट अब्सेंस,
यानी जो कभी था ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए आकाश में फूल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर अन्योन अभाव यानी म्यूचुअल अब्सेंस, इसका मतलब है कि एक ही चीज दूसरी नहीं है, एक चीज दूसरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कुर्सी टेबल नहीं है, यानी कुर्सी में टेबल का अभाव है। समझ में आया? तो वैशेषिक हमें क्या सिखाता है कि नॉलेज सिर्फ जो है तक सीमित नहीं है। वैशेषिक दर्शन हमें ये सिखा रहा है कि जो है यानी जो दिख रहा है वहीं तक नॉलेज सीमित नहीं है, ठीक है, बल्कि जो नहीं है, जो नहीं है भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जो नहीं है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ज्ञान कहाँ तक सीमित है? जितना हमें दिख रहा है ना, जो आसपास हमें चीजें दिख रही हैं तो उतने तक नहीं है। जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक, जो हम नहीं देख सकते वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। फाइनल प्रैक्टिकल यूज कहाँ है इसका जीवन में, कि प्रॉब्लम का इस जीवन में प्रॉब्लम का इसका मतलब सॉल्यूशन का अभाव है। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन का अभाव है। आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो दिक्कत यहाँ पे वैशेषिक दर्शन क्या सिखाएगा आपको कि आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में सॉल्यूशन का अभाव है। ठीक, फेलियर है तो सही अप्रोच का अभाव, अगर आपके जीवन में फेलियर है तो सही अप्रोच का अभाव है। ठीक, यानी अभाव पहचानना ही सॉल्यूशन की शुरुआत है। अपने अभाव को पहचानना ही सॉल्यूशन की शुरुआत होती है। ठीक, अब सबको इम्पोर्टेंस देखेंगे। समझ में वैशेषिक दर्शन बहुत ही गहरा दर्शन है, इसको जिसने समझ लिया कि दिमाग का ढक्कन खुल गया। अब एक एक करके सबको देखेंगे, सबका इम्पोर्टेंस देखेंगे। सबका इम्पोर्टेंस मतलब द्रव्य, इक्वालिटी, ये सब्सटेंस, क्वालिटीज, मोशन, एक्शन, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर, ये इनहेरेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, इन सब का द्रव्य, सब्सटेंस। तो वैशेषिक दर्शन में द्रव्य बेस है, क्योंकि गुण, कलर, टेस्ट किसके होते हैं? द्रव्य के। कर्म, मूवमेंट कौन करता है? द्रव्य करता है। मतलब बिना द्रव्य के बाकी कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये द्रव्य क्या होता है पहले बता दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सेब है, द्रव्य है, तो लाल रंग उसका गुण है, गिरना कर्म है। अगर सेब ही नहीं होगा तो न रंग होगा न गिरेगा। ठीक, इसलिए द्रव्य सबसे जरूरी है, सब्सटेंस सबसे जरूरी है। नॉलेज का आधार, जब आप सीखते हैं, जब आप सीखते हैं कि पहले क्या है पहचानते हैं तो द्रव्य है। ठीक है, तो पहले क्या है पहचानते हैं तो द्रव्य, फिर कैसा है गुण, फिर क्या कर रहा है कर्म। ये नॉलेज का आधार है। जैसे आपको कोई नॉलेज गेन करना है तो कैसे करेंगे? तो पहले आप सीखते हैं कि पहले क्या है, तो आप पहचानते हैं, फिर कैसा है, फिर क्या कर रहा है। इन सब सवालों से आप नॉलेज गेन करते हैं। ठीक, मतलब क्या है, ये हर नॉलेज की शुरुआत द्रव्य से होती है। ठीक, तो डिसीजन मेकिंग में कैसे इंपॉर्टेंस है इसका। मान लीजिए आप डीएम हैं, ठीक है, आईएएस ऑफिसर हैं, पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि इशू क्या है, तो ये द्रव्य है। फिर उसके गुण समझेंगे, यानी प्रॉब्लम का नेचर देखेंगे, फिर एक्शन लेंगे। समझ में आया कि वैशेषिक दर्शन आपके रियल लाइफ से कैसे जुड़ता है, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर द्रव्य ही गलत समझ लेंगे तो क्या होगा? एक्चुअल प्रॉब्लम, द्रव्य मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम ही आपने गलत समझ लिया तो क्या होगा? पूरा डिसीजन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फिलोसॉफिकल इंपॉर्टेंस इसका ये है कि द्रव्य हमें सिखाता है कि दुनिया रियल है, इल्यूजन नहीं है, हर चीज का एक बेस एग्जिस्टेंस है। यानी रियलिटी कैसे आ रही है? सब्सटेंस और उसके गुण से। तो गुण और कर्म अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते और हमेशा किसी द्रव्य में उन्हें रहना पड़ता है। इसीलिए सब्सटेंस वैशेषिक दर्शन का कोर वैल्यू है। ठीक, तो वैशेषिक दर्शन में 9 प्रकार के द्रव्य बताए गए हैं। 9 प्रकार के, एक-एक करके समझेंगे। अब उस 9 दर्शन में 9 द्रव्य में भी सब टॉपिक हैं, उसको भी देखेंगे। जैसे पहला है भौतिक, यानी पदार्थ वाले द्रव्य, 5 द्रव्य हैं। भौतिक द्रव्य 5 पदार्थ वाले। भौतिक में कौन होगा? पहला है पृथ्वी, अर्थ। इसका गुण क्या है? ये ठोस है, इसमें गंध है। एग्जाम्पल के लिए मिट्टी है, पत्थर है, शरीर है, जो ठोस है और जिसे छू सकते हैं। दूसरा है भौतिक द्रव्य में ही दूसरा है जल, वाटर। इसका गुण क्या है? तरल है, स्वाद है, मतलब स्वादहीन है, ज़्यादा स्वाद नहीं है, लेकिन इसमें तरल है, स्वाद है, आपको एहसास होता है जब आप पानी पीते हैं। पानी और दूध, दूध में स्वाद है। तीसरा है फायर, आग। गुण क्या है? गर्मी देता है, प्रकाश भी देता है। एग्जाम्पल सूरज की रोशनी, जो गर्मी वो लाइट देता है। तो भौतिक पदार्थ, भौतिक द्रव्य में पृथ्वी हो गई, जल हो गया, आग हो गया, फायर, ये 3 हो गए। मैंने बोला है वैशेषिक दर्शन में 9 द्रव्य होते हैं।
तो ये भौतिक द्रव्य में 3 है। चौथा है वायु, एयर। गुण क्या है? स्पर्श, महसूस कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए हवा है, जो दिखती नहीं है पर महसूस होती है। 5वां आकाश है, ईथर। गुण क्या है? ध्वनि, साउंड। एग्ज़ाम्पल के लिए स्पेस जिसमें आवाज़ चलती है, जिसके कारण साउंड ट्रैवल करती है। ठीक? अब इसका हमने क्या बोला था कि वैशेषिक दर्शन में 9 द्रव्य है और पहला भौतिक है, भौतिक द्रव्य में 5 थे। अब एक है नॉन फिज़िकल, अब इसमें 4 हैं, सूक्ष्म द्रव्य। मतलब इन 9 4 5 और 9 को मिला के बोला जाता है कि वैशेषिक दर्शन में 9 द्रव्य। और जो ये बोलते हैं कि ये वर्ल्ड की रियलिटी को समझना है, तो पहले हमें सब्सटेंस समझना होगा। सब्सटेंस वैशेषिक दर्शन में कोर वैल्यू है। तो ये सब्सटेंस के हिस्से हैं, ठीक? तो नॉन फिज़िकल में 4 हैं। पहला है टाइम, छठा मतलब कह सकते हैं छठा। नॉन फिज़िकल में छठा है। पहला है काल, टाइम। एग्ज़ाम्पल के लिए पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर, ये सब टाइम है आपके, जिससे हमें क्या पता चलता है? कब, टाइम के बारे में हमें पता चलता है। दूसरा है दिशा, डायरेक्शन, स्पेस। एग्ज़ाम्पल के लिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, जिससे हमें क्या पता चलता है कि हम कहाँ हैं, कब है, कहाँ हैं। टाइम से हमें पता चलता है कि हम कब हैं, दिशा से क्या पता चलता है हम कहाँ हैं। तीसरा है आत्मा, सोल, यानी मैं, जो अनुभव करता है, जो जानता है, महसूस करता है, ठीक? चौथा है मन, माइंड, जो सोचने, ध्यान लगाने का काम करता है और इंद्रियों को कनेक्ट करता है। ठीक है? तो 5 क्या है? भौतिक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। चौथा है काल, दिशा, आत्मा, मन। ठीक है? तो ये 5 और 4 मिला के 9 द्रव्य बनते हैं, 9 सब्सटेंस बनते हैं और इसे हम विश्व की वास्तविकता को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कोर वैल्यू है ये। वैशेषिक दर्शन का सबसे कोर सब्सटेंस को माना जाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर रियलिटी को समझेंगे कैसे? सब्सटेंस ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे समझेंगे सब चीज़ों को? ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल, जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं, तो किताब क्या है? मान लीजिए किताब को छू सकते हैं तो पृथ्वी, रोशनी, तो तेज है यानी अग्नि, हवा, वायु, आवाज़, आकाश। और समय क्या है? काल है, जगह क्या है? दिशा है, तुम, जैसे आप, हम, आत्मा और ध्यान, मन। मतलब एक सिंपल एक्टिविटी में भी सारे 9 द्रव्य काम करते हैं। समझ में आया? फिलोसॉफिकल इनसाइट इसका ये है कि वैशेषिक दर्शन हमें क्या सिखाने की कोशिश करता है या क्या कहता है? दुनिया सिर्फ़ मटेरियल नहीं है, बल्कि टाइम है, स्पेस है, माइंड है, सोल भी उतने ही रियल है। वैशेषिक दर्शन इन सबको रियल मानता है। ठीक है? तो एक लाइन में समझने वाली बात ये है कि वैशेषिक दर्शन में 9 द्रव्यों को विश्व की मूल वास्तविक इकाई माना गया है। मूल वास्तविक इकाई। ठीक है? अब इसके भी वैशेषिक दर्शन में भी ईश्वर, आत्मा, इन सब के बारे में अपने तरीके से बताया गया, तो वो भी हम समझेंगे। ठीक है? पहले हमको क्या समझना है? अब आगे लाइन क्या लिखी गई है कि प्रत्येक कार्य एक नई दृष्टि है। इस सत्कार्यवाद सिद्धांत द्वारा वैशेषिक यह निष्कर्ष निकालता है कि कार्य पूर्वगत कारण में निहित नहीं रहता। अभी हम इसका मतलब समझेंगे। उसमें भी पहले ये समझेंगे असत्कार्यवाद सिद्धांत क्या है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। असत्कार्यवाद सिद्धांत तो क्या है? असत्कार्यवाद भारतीय दर्शन का एक सिद्धांत है। तो क्या सिद्धांत है? इसे मुख्य रूप से कणाद के वैशेषिक और गौतम के न्याय दर्शन से जोड़ा गया है। शब्द का अर्थ समझना है पहले। असत्कार्यवाद सिद्धांत में असत्कार्यवाद को थोड़ा तोड़ेंगे। असत प्लस कार्य प्लस वाद। असत का मतलब क्या है? जो पहले से मौजूद नहीं था। कार्य का मतलब इफ़ेक्ट, जो बनी हुई चीज़ है। वाद मतलब थियरी, ठीक है? मतलब क्या? कार्य या इफ़ेक्ट अपने कारण में पहले से मौजूद नहीं होता। ये है असत्कार्यवाद। अभी एग्ज़ाम्पल वगैरह लेंगे तो समझ में आएगा। कार्य अपने कारण में पहले से मौजूद नहीं होता। ठीक है? तो आसान भाषा में क्या है कि कोई चीज़ बनने से पहले उसी रूप में मौजूद नहीं होती है। कोई भी चीज़ बनने से पहले उसी रूप में मौजूद नहीं होती है। वो बाद में पैदा होती है। एग्ज़ाम्पल के लिए मिट्टी और घड़े का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। घड़ा बनने से पहले क्या था? घड़ा बनने से पहले क्या था? तो जवाब होगा सिर्फ़ मिट्टी। तो क्या मिट्टी के अंदर पहले से घड़ा मौजूद था? सवाल ये रहेगा कि क्या मिट्टी के अंदर पहले से घड़ा मौजूद था? तो जवाब होगा नहीं। मतलब वैशेषिक दर्शन इस मामले में जवाब देगा कि नहीं। तो घड़ा तो बाद में बना। तो यही असत्कार्यवाद है। एग्ज़ाम्पल के लिए फिर से, घड़ा बनने से पहले क्या था? सिर्फ़ मिट्टी। तो सवाल ये है कि क्या मिट्टी के अंदर पहले से घड़ा मौजूद था? तो नहीं, जवाब देगा नहीं। तो घड़ा तो बाद में बना। तो ये असत्कार्यवाद है। इसीलिए बोला गया है कि कोई चीज़ बनने से पहले
उसी रूप में मौजूद नहीं होती, वो बाद में पैदा होती है। ये है असत्कार्यवाद सिद्धांत। असत्कार्यवाद है तो सत्कार्यवाद सिद्धांत भी होगा ना, उसको भी देखेंगे, इसी का उल्टा है। तो इसका मेन आइडिया ये है कि न्याय वैशेषिक कहते हैं कि कारण और कार्य अलग चीजें हैं। जैसे मिट्टी घड़ा नहीं है, दूध दही नहीं है, नया उत्पन्न इफेक्ट नया उत्पन्न होता है, मतलब नई चीजें बनती है। जैसे आटे से रोटी बनती है, तो आटे में पहले से रोटी थी क्या, सवाल करेगा, तो नहीं है। तो रोटी जो है कुकिंग प्रोसेस के बाद बनी, इसलिए रोटी जो है नया इफेक्ट है पूरी तरीके से। ठीक है, ये सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बताता है कि नई चीजें जो है वास्तव में नई बनती है। दुनिया में चेंज और क्रिएशन जो है रियल है। ठीक है, दुनिया जो बदलती है, जो क्रिएशन होते हैं वो रियल है। अब असत्कार्यवाद सिद्धांत का उल्टा है सत्कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद में क्या होता है? सांख्य क्या कहता है, जैसे सत्कार्यवाद सत्कार्यवाद का सपोर्टर कौन है? सांख्य दर्शन। तो सांख्य सांख्य क्या कहता है कि इफेक्ट जो है पहले से कॉज में मौजूद होता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे दही जो है पहले से दूध में पोटेंशियल फॉर्म में था, ये बोलेगा। ठीक है, असत्कार्यवाद ये नहीं बोलेगा, वो कहेगा कि दूध से दही बनना नया क्रिएशन। लेकिन सांख्य जो है, जो सत्कार्यवाद को सपोर्ट कर रहा है, वो कहेगा नहीं, दही पहले से दूध में पोटेंशियल फॉर्म में था। ठीक है, लेकिन असत्कार्यवाद क्या कहेगा, नहीं, दही एक नई चीज है। ठीक है, तो कंपैरिजन करेंगे सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद में। तो असत्कार्यवाद क्या बोलेगा, इफेक्ट पहले से मौजूद नहीं होता। सत्कार्यवाद बोलेगा इफेक्ट पहले से कॉज में मौजूद होता है। ठीक है, इन सबका फिलोसॉफिकल मीनिंग क्या है? असत्कार्यवाद हमें सिखाता क्या है कि क्रिएशन, रियल न्यू प्रोडक्शन, मतलब नई चीजें बनाता है। दुनिया में परिवर्तन सच में होता है, जो दुनिया में नई चीजें परिवर्तित होती रहती हैं, वो सच में होता है। ठीक है, यानी नई चीजें वास्तव में नई बनती है। तो एक लाइन में समझेंगे कि असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य अपने कारण में पूर्व से विद्यमान नहीं होता, बल्कि उत्पत्ति के समय एक नई सत्ता के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर आप केक बनाते हैं, तो उसमें फ्लेवर, शुगर, मिल्क पहले से थे। ठीक है, लेकिन केक एक नई चीज है, केक एक नई चीज है। यही असत्कार्यवाद का पूरा आइडिया है। ठीक है, इसको वैशेषिक वगैरह सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमको ये समझना है ये। अब आगे आइए, यहाँ ईश्वर और आत्मा पे आते हैं। ईश्वर एवं आत्मा, प्रारंभिक वैशेषिक में ईश्वर का उल्लेख अस्पष्ट था, लेकिन बाद में इसने ईश्वर को जगत का निमित्त कारण माना। 5 भौतिक तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा 4 अभौतिक तत्व जो अभी हमने पढ़ा, दिशा, स्थान, काल, जीवात्मा और मन, कुल 9 द्रव्य माने गए हैं। आत्मा अनंत और सर्वव्यापी मानी गई, ये भी जानते हैं हम। जो अज्ञानवश शरीर के साथ अपनी पहचान बना लेती है, कर्म के बंधन में जकड़ी हुई आत्मा विषय वासना के कारण जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है, और कर्म से मुक्ति मिलते ही मोक्ष संभव है। वैशेषिक और न्याय दर्शनों की दार्शनिक मान्यताएं अत्यंत निकट थी, इसलिए कालांतर में दोनों परंपराएं अभिन्न रूप से जुड़कर न्याय वैशेषिक के रूप में अध्ययन की जाने लगी। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि प्रारंभिक वैशेषिक में ईश्वर का उल्लेख अस्पष्ट था, इसको समझना है। ठीक, इसका मतलब ये है कि शुरुआत में वैशेषिक दर्शन का फोकस मेनली था किस पे, मैटर पे, पदार्थ पे, परमाणु पे, दुनिया की संरचना पे। इसलिए शुरुआत में भगवान पर ज्यादा चर्चा नहीं की इसमें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये पहले जो है साइंटिफिक फिलोसॉफिकल सिस्टम जैसा था। एग्जाम्पल के लिए जैसे मॉडर्न फिजिक्स क्या है, पहले एटम और मैटर को समझती है और भगवान पर फोकस नहीं करती है। ठीक है, वैसे ही प्रारंभिक वैशेषिक था। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, लेकिन बाद में इसने ईश्वर को जगत का निमित्त कारण माना। अब इसका मतलब ये है कि इसमें इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, निमित्त कारण, यानी इफिशिएंट कॉज। इसका मतलब ये है कि ईश्वर दुनिया को चलाने वाला है, यानी व्यवस्थित करने वाला है, लेकिन दुनिया की मटेरियल यानी परमाणु खुद अलग है। ठीक है, निमित्त कारण माना, इसका मतलब है कि ईश्वर दुनिया को चलाने वाला है, उसको व्यवस्थित करने वाला है, लेकिन दुनिया की जो मटेरियल परमाणु है वो खुद अलग है। एग्जाम्पल के लिए घड़ा बनाने में मिट्टी लगती है, तो मटेरियल कॉज है, कुम्हार क्या है, निमित्त कारण। समझ में आया? इस तरीके से समझना है सारी चीजों को। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मिट्टी क्या है, मटेरियल कॉज, कुम्हार क्या है, निमित्त कारण। वैसे ही परमाणु मटेरियल है, ईश्वर क्या है, ऑर्गेनाइजर, डिजाइनर है। ठीक, अब आगे क्या लिखा है, आत्मा जो है अनंत है और सर्वव्यापी है।
इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि आत्मा जो है खत्म नहीं होती है, सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए आकाश हर जगह है, वैसे ही आत्मा भी व्यापक माना गया है, जो हर जगह है। अब अगला क्या है कि आत्मा शरीर को ही अपना मान लेती है। ठीक, आत्मा जो है शरीर को ही अपना मान लेती है, तो यही अज्ञान है। अगर आत्मा शरीर को ही अपना मान लेती है तो ये अज्ञान है, इग्नोरेंस है, अज्ञान है। तो असल में क्या है, आत्मा शरीर नहीं है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं शरीर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। तो वैसे से क्या कहता है कि ये गलत पहचान है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक कार को शरीर मान लीजिए, एक कार है, उसको शरीर मानिए, ड्राइवर को आत्मा मानिए। अगर ड्राइवर खुद को कार समझने लगे तो कंफ्यूजन होगा। यही अज्ञान है, समझ में, यही अज्ञान है। इस कार और ड्राइवर वाले एग्जाम्पल से समझिएगा, कार क्या है, एक शरीर है, ड्राइवर जो है आत्मा है। अगर ड्राइवर खुद को कार समझने लगेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यही अज्ञान है। अब कर्म के बंधन में आत्मा फंसी रहती है, कर्म के बंधन में आत्मा फंसी रहती है, इसका मतलब क्या है कि हर एक्शन का रिजल्ट होता है। अच्छे कर्म अच्छा फल, बुरे कर्म तो दुख होगा, बुरा फल। तो यही कर्म बंधन है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सुना है, तो अच्छे कर्म होंगे अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म होंगे बुरा फल मिलेगा। जैसे करनी वैसे भरनी, तो यही कर्म बंधन है। एग्जाम्पल के लिए अगर आईएएस ऑफिसर है, ईमानदारी से काम करेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, करप्शन करेगा, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक, तो एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होगा, एक्शन करेगा कोई तो उसके परिणाम आएंगे। ये कर्म सिद्धांत है, इसको बोला जाता है कर्म सिद्धांत। जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब अगला लाइन लिखा क्या है कि विषय वासना जन्म जन्म मरण के चक्र में बंधी रहती है, बंधे रखती है। तो विषय वासना यानी डिजायर अटैचमेंट। डिजायर अटैचमेंट क्या है, पैसा, पावर, प्लेजर। इनके कारण क्या होता है, इंसान बार बार इच्छाओं में फंसता रहता है, कर्म करता रहता है, इसलिए जन्म मरण का साइकिल चलता रहता है। ठीक है, आसानी से चीजें समझ में आ रही होंगी, कंफ्यूजन नहीं होगा बहुत। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया। आप एक रील स्क्रॉल करते हैं, फिर दूसरा रील स्क्रॉल करते हैं, फिर तीसरा रील स्क्रॉल स्क्रॉल करते रहते हैं। तो डिजायर क्या होती है, खत्म ही नहीं होती। यही बंधन जैसा, यही बंधन है, यही बंधन जैसा कॉन्सेप्ट है। ठीक, कर्म से मुक्ति यानी मोक्ष। जब आपका अज्ञान खत्म हो जाता है, इच्छाएं एकदम शांत हो जाती हैं, कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं, तब जन्म मरण का साइकिल खत्म हो जाता है, यानी पूर्ण शांति होती है। और पूर्ण शांति की स्थिति क्या है, मोक्ष। पूर्ण शांति की स्थिति मोक्ष है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत बड़ा बर्डन उतर जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका बहुत बड़ा बर्डन उतर जाए, पूरी मेंटल पीस मिल जाती है आपको। ठीक है, तो यही मोक्ष का आइडिया है, समझ में आया? जैसे आपके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन था, मान लीजिए कर्ज था, अब पूरा कर्ज हट गया तो आपको शांति मिल जाती है। ठीक है, तो यही मोक्ष का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि अज्ञान खत्म हो जाए, इच्छाएं खत्म हो जाए, कर्म बंधन से सब कुछ खत्म हो जाए, तो जन्म मरण का चक्र भी खत्म हो जाता है और पूर्ण शांति मिल जाती है और मोक्ष मिल जाता है। और न्याय वैशेषिक क्यों जुड़ गए हैं, यहाँ पे लिखा है कि न्याय वैशेषिक इसलिए कालांतर में दोनों परंपराएं अभिन्न रूप से जुड़कर न्याय वैशेषिक रूप में अध्ययन की जाने लगी, दोनों जोड़ के। और इसमें लिखा भी है कि क्योंकि इनकी जो दार्शनिक मान्यताएं हैं लगभग बहुत निकट थी, इसलिए दोनों को जोड़ के पढ़ा जाता है। अब देखिए क्यों जोड़ा जा गया है, क्योंकि दोनों की सोच बहुत ही सिमिलर बनी है, इसीलिए जोड़ा गया है। तो न्याय क्या कहता है, लॉजिक। न्याय किस पे जोर देता है, न्याय दर्शन लॉजिक पे जोर देता है, रीजनिंग पे जोर देता है, नॉलेज पे जोर देता है। वैशेषिक किस पे जोर देता है, मैटर पे, कैटेगरीज पे, एटम्स पे, इस पे जोर देता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर जो है कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं, इसलिए बाद में इन्होंने न्याय वैशेषिक साथ साथ पढ़े जाने लगे। ठीक है, आसान भाषा में समझिए, न्याय क्या करता है, कैसे सोचे। वैशेषिक क्या कहता है, दुनिया किससे बनी है। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, रियलिटी को लॉजिकल एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल फाइनल रूप में समझिए कि न्याय वैशेषिक जो है न्याय वैशेषिक परंपरा भारतीय दर्शन में तर्क, पदार्थ, आत्मा, कर्म और मोक्ष की यथार्थवादी एवं विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्तुत करती है। समझ में आया? ये दोनों इतने साइंटिफिक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि दोनों को जोड़ के पढ़ा जाने लगा। इनकी दार्शनिक मान्यताएं काफी नजदीक है, काफी नजदीक है, इसलिए इनको जोड़ के लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम सांख्य दर्शन देखेंगे, उसके आगे का ये हमने देख लिया है पूरा अच्छे से, वैशेषिक दर्शन समझा, एक एक लाइन समझी है, सारी चीजें देख ली। अब हम सांख्य दर्शन समझेंगे। ठीक है, बेसिक परिचय क्या है कि सांख्य भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है, जिसकी प्रवर्तन ऋषि कपिल ने की थी। सांख्य दर्शन का अर्थ क्या है, संख्या या विचारणा। अभी इसको भी समझेंगे सब, पहले एक लाइन पढ़ ले पूरा, फिर हम समझेंगे। तो यह दर्शन सृष्टि के तत्वों और सत्वों का गणनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
ये निरूपधिक द्वैतवाद यानी स्ट्रिक्ट ड्यूलिज्म पर आधारित है, जिसमें दो मूल तत्व माने गए हैं, पुरुष शुद्ध चेतना, आत्मा। यहाँ पे पहले से देखिए बता दिया गया है, पुरुष शुद्ध चेतना और आत्मा किससे जुड़ा हुआ है, प्रकृति यानी भौतिक जगत की मूलभूत प्रकृति। पहले इतना समझेंगे ढंग से, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक चीजें पता हो गई। सांख्य दर्शन कपिल मुनि से जुड़ा हुआ है। सांख्य शब्द का संख्या, अवधारणा, विचारणा, इन सबको भी समझेंगे एक एक करके। देखिए सांख्य दर्शन, सांख्य शब्द का मतलब क्या है, सांख्य शब्द किससे बना हुआ है, सांख्य मतलब गिनती यानी काउंटिंग, विचारणा यानी गहराई से सोचना, विश्लेषण करना। एक मिनट इसको थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। तो इसका आसान मतलब क्या है कि सांख्य दर्शन दुनिया और जीवन को गिन कर, भागों में बांट कर, तर्क से एनालाइज करके समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये मैंने स्लाइड इसलिए लगा दिया ताकि आपको दिखाई देता रहे, ढंग से समझ में आए। ठीक है, ताकि अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। और आप नोट पेन कॉपी पेन लेके बैठे रहेंगे, पॉज कर करके लिखते रहेंगे ताकि चीजें समझ में आए। नोट्स हल्का हल्का शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, आपके काफी हेल्प करेगा एग्जाम में का, क्योंकि मेंस का आने वाला है ना। तो जो बच्चे एथिक्स में भारी पैसा लगा के अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यूट्यूब से इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो नीचे आप टेलीग्राम पे लिंक मिलेगा, वहाँ से ले लीजिए। आपके आगे लिखा था कि सृष्टि के तत्वों का गणनात्मक विश्लेषण, ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए गए थे जो अभी हमने पढ़ा। तो सृष्टि के पहले देख लीजिए क्या लिखा है कि यह दर्शन क्या करता है, सृष्टि के तत्वों और सत्वों का गणनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, इसी को समझना है। तो गणनात्मक सृष्टि के तत्वों का गणनात्मक विश्लेषण, इसका मतलब क्या है, सांख्य दर्शन क्या बोल रहा है कि पूरी दुनिया कुछ बेसिक तत्वों से बनी है, उन्हें गिनकर समझा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, ये आपका ब्रेन है, ये आपके सेंसेस है, सेंसेस ऑफ टच, सेंसेस ऑफ विजन, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच। किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है ब्रेन के हिस्से से, सेरेब्रम, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, स्पाइनल मैरो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अभी हम क्या देख रहे थे, एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे साइंस में क्या होता है, बॉडी को सिस्टम में डिवाइड करते हैं, एटम, सेल, ऑर्गन अलग अलग पढ़ते हैं, वैसे ही सांख्य जो है रियलिटी को पार्ट्स में डिवाइड करके समझता है। ठीक है, सांख्य क्या क्या गिनता है, सांख्य जो है, सांख्य दर्शन 25 तत्वों यानी एलिमेंट प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बताता है। और इन तत्वों में पुरुष, इसका मतलब क्या है, चेतना, आत्मा, प्रकृति, मटेरियल वर्ल्ड, मन, थिंकिंग, इंद्रिया, सेंसेस, यानी मानव प्लस दुनिया किन चीजों से बनी है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको गुस्सा आ गया, ठीक है, तो सांख्य सांख्य क्या करेगा, इमोशंस को एनालाइज करेगा, शरीर, मन, इंद्रिया, अहंकार, बुद्धि, यानी हर चीज को पार्ट्स में डिवाइड करके समझेगा। ठीक है, ये है सांख्य दर्शन की खासियत। कितना साइंटिफिक है ये, आप समझ रहे हैं कितना साइंटिफिक दर्शन है ये। हर चीज को पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक एक चीज को पार्ट्स में डिवाइड डिवाइड कर करके समझ रहा है कि शरीर, मन, इंद्रिया, अहंकार, बुद्धि, इन सब चीजों को। अब यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था, विचारणा। विचारणा, विचारणा का क्या मतलब है, सांख्य सिर्फ काउंटिंग नहीं करता है बल्कि डीप थिंकिंग भी करता है। विचारणा का मतलब क्या, डीप थिंकिंग, यानी सवाल पूछता है, दुख क्यों होता है, मैं कौन हूँ, शरीर और आत्मा अलग है क्या, इस तरीके के सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सांख्य शब्द का मतलब है सांख्य, संख्या या विचारणा। तो विचारणा का मतलब समझ में आ गया कि काउंटिंग नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, डीप थिंकिंग में जाना, डीप थिंक करना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार शरीर मान लीजिए, ड्राइवर है आत्मा। लोग गलती से खुद को कार समझ लेते हैं। ठीक है, तो सांख्य कहता है कि नहीं, तुम ड्राइवर हो, यानी चेतना हो, कार नहीं है। ये समझाने की कोशिश, ये डिवाइड, ये अंतर करने की कोशिश करेगा। सांख्य का क्या मेन पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि दुनिया और मनुष्य को साइंटिफिकली एनालाइज करना ताकि दुख से मुक्ति मिल सके। और मॉडर्न लाइफ में इसका कनेक्शन क्या है, आज साइकोलॉजी क्या करती है, आपके थॉट्स को एनालाइज करती है, इमोशंस को एनालाइज करती है, बिहेवियर एनालाइज करती है। सांख्य भी यही करता था हजारों साल पहले। समझ में इसलिए बोला जा रहा है कि सांख्य दर्शन क्यों इतना साइंटिफिक है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन क्या करता है, दुनिया को पार्ट्स में डिवाइड करता है, हर एलिमेंट को समझता है, फिर बताता है कि दुख क्यों होता है और मुक्ति कैसे मिलेगी। ठीक, तो सांख्य दर्शन सृष्टि और जीवन के तत्वों का तार्किक एवं गणनात्मक विश्लेषण कर वास्तविकता को समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो सांख्य हमेशा हमें सिखाता है, अगर किसी की प्रॉब्लम को समझना है, किसी प्रॉब्लम को समझना है, उसे पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर एनालाइज करो, फिर एनालिटिकल थिंकिंग करो, ऐसे डिवाइड करके सारी चीजों को समझो। अब एक वर्ड यूज हुआ था, निरूपधिक द्वैतवाद। यहाँ पे ये वर्ड है,
निरूपधिक द्वैतवाद, ये इस्तेमाल हुआ है। ठीक, निरूपधिक द्वैतवाद का क्या होता है? ठीक है, द्वैतवाद का क्या मतलब होता है? दो अलग अलग मूल चीजें, दो अलग अलग मूल चीजें। निरूपधिक, दोनों सच में अलग है, मिक्स नहीं होती है। ठीक है, यानी दुनिया दो मूल तत्वों से बनी है। पुरुष, अरे पुरुष क्या, चेतना, आत्मा, प्रकृति, शरीर, मन, पूरी मटेरियल दुनिया। ठीक, इन दो चीजों से बनी हुई है। तो सांख्य दर्शन क्या कहता है? देखने वाला अलग है और जो देखा जा रहा है वो अलग है। देखने वाला अलग है और जो देखा जा रहा है अलग है। मतलब आप, ये इंसान है, आप खड़े हैं, ये आप है, और ये दुनिया है। एक मिनट, दुनिया आपके अंदर बना देते हैं। ये मान लीजिए आप है, ये आप है, और ये दुनिया है पूरी। तो ये जो है, ये जो देखने वाला है और ये जो दिख रहा है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक, तो पुरुष क्या है? शुद्ध चेतना, सिर्फ देखने और अनुभव करने वाला, कुछ करता नहीं है। समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप मूवी हॉल में बैठकर जो है सिर्फ व्यूअर जो है केवल सिर्फ मूवी देखता है। जैसे आप सिनेमा हॉल में गए तो आप केवल मूवी देखते हैं, खुद मूवी का हिस्सा नहीं बनते। ठीक, तो वही पुरुष है, समझाने के लिए बोला। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है शरीर है, मन है, इमोशंस है, थॉट्स है, और पूरी मटेरियल दुनिया है। एग्जाम्पल के लिए, मूवी इटसेल्फ क्या है? सीन, साउंड, इमोशंस, एक्शन। यानी आप मूवी हॉल में गए हैं, आप हैं, और ये मूवी का हॉल है, मूवी चल रही है। तो मूवी अपना, मूवी में कुछ जो इमोशंस वगैरह है वो अपना चल रहा है, और आप केवल व्यूअर हैं। मूवी अलग है, इसकी दुनिया अलग है, आप अलग है। ठीक, तो सीन्स अलग, साउंड्स अलग, इमोशंस अलग, एक्शन अलग। ठीक, यही प्रकृति है। तो प्रकृति क्या है? शरीर है, मन है, इमोशन है, थॉट है, पूरा मटेरियल सिस्टम है। ठीक, और मूवी हॉल में बैठा हुआ व्यूअर क्या है? पुरुष है। पुरुष बताया गया क्या? एक सेकंड, पुरुष बताया गया क्या? पुरुष क्या है? शुद्ध चेतना, ये अलग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉब्लम कब होती है? जब पुरुष खुद को प्रकृति समझने लगता है, यानी मूवी, बॉडी, माइंड समझने लगता है। पुरुष का मतलब चेतना, आत्मा बताया गया है ना, तो उसको ही याद रखिएगा, चेतना, आत्मा। ठीक है, जब ये खुद को शरीर समझने लगता है तब दिक्कत होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप कहें कि मैं दुखी हूँ, मैं गुस्से में हूँ, तो सांग कहता है कि असल में पुरुष दुखी नहीं होता है। ठीक है, मतलब तुम दुखी नहीं हो, पुरुष दुखी नहीं है, चेतना, आत्मा दुखी नहीं है। दुख तो मन, प्रकृति में हो रहा है। ठीक है, आत्मा चेतना के लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है, मन और प्रकृति के लेवल पे हो रहा है, आपके शरीर के लेवल पे हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे कार जो है शरीर है, प्रकृति है, ड्राइवर पुरुष है, और ड्राइवर कार को चलाता है, लेकिन ड्राइवर कार नहीं है। अगर ड्राइवर खुद को कार समझ ले तो कंफ्यूजन होगा, यही संसार का दुख है। तो सांख्य दर्शन का गोल क्या है? ये समझना कि मैं शरीर मन नहीं हूँ और मैं शुद्ध चेतना हूँ, यही समझ मुक्ति दिलाती है। ये सांख्य दर्शन का समझ है। ठीक, मॉडर्न लाइफ में कनेक्शन कैसे है? जब आप मेडिटेशन करते हैं तो थॉट्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, लेकिन जब आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप पुरुष हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और थॉट्स और इमोशंस क्या है? प्रकृति है। समझ में आया? तो सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष यानी चेतना और प्रकृति, भौतिक जगत, दो स्वतंत्र एवं शाश्वत तत्व है, अलग अलग। तो सांख्य हमें सिखाता है कि अपने, तो आप अपने थॉट्स नहीं हो, मतलब तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम इमोशंस नहीं हो, तुम बॉडी नहीं हो, तुम वह ऑब्जर्वर कॉन्शियसनेस हो जो इन सबको देख रहा है। यानी आप केवल चेतना है जो केवल उनको ऑब्जर्व कर रहा है, जो आपके थॉट्स आ रहे हैं उनको भी ऑब्जर्व कर रहा है कि ये थॉट्स मेरे अंदर क्यों आ रहे हैं, क्या क्या कारण है इन सबका। तो आप केवल ऑब्जर्वर हो। ठीक, तो सांख्य दर्शन कह रहा है कि पुरुष शुद्ध चेतना है जो सिर्फ देखती है, प्रकृति क्या है? वह शक्ति है जिससे पूरी दुनिया बनी है, और पुरुष बदलता नहीं है, प्रकृति लगातार बदलती रहती है। ठीक, अब एक वर्ड है कि पुरुष निष्क्रिय है। यहाँ पे देखेंगे तो पुरुष निष्क्रिय है। इस प्रमुख सिद्धांत में सांख्य के अनुसार पुरुष निष्क्रिय चेतन तत्व है जो अपरिवर्तनशील एवं स्वतंत्र है। प्रकृति, जब प्रकृति त्रिगुणात्मक तत्व, रज तम गुण वाले अव्यक्त मूल कारण के रूप में संपूर्ण भौतिक सृष्टि को उत्पन्न करती है। प्रकृति में महत, अहंकार और पंच तंत्रमाएं एवं इंद्रियां आदि मिलाकर सांख्य कुल 24 तत्व प्रकृति के, और 25वां तत्व पुरुष को मानता है। पुरुष यानी चेतना। यह दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। कपिल के मत के अनुसार सृष्टि की व्याख्या हेतु ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से सांख्य प्रतीत्य, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त वचन, इन तीन प्रमाणों को वैलिड नॉलेज के साधन मानते हैं। अब इन्हीं को समझना है, अब एक एक करके देखेंगे।
ठीक है? तो निष्क्रिय पुरुष निष्क्रिय है, तो मतलब क्या है कि निष्क्रिय मतलब खुद को कोई काम नहीं करता, खुद कोई काम नहीं करता। पुरुष सिर्फ देखता है और अनुभव करता है, यानी पुरुष मतलब आदमी नहीं, चेतना। चेतना सिर्फ देखता है और अनुभव करता है, एक्शन नहीं करता। वही एग्जांपल मूवी हॉल वाला, कि मूवी देखने वाला व्यूअर क्या, खुद मूवी में एक्शन नहीं करता, सिर्फ देखता है। वो ऑब्जर्वर है, चेतना ऑब्जर्वर है। तो पुरुष चेतन तत्व है। तो चेतन का मतलब कॉन्शियस अवेयरनेस, देखने, जागने और अनुभव करने की शक्ति, जो मैं पहले बता चुका हूँ इसकी। चेतना क्या है? तो एग्जाम्पल के लिए आप जानते हैं हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ, ये अवेयरनेस की, ये अवेयरनेस किसकी है? चेतना की। तो पुरुष अपरिवर्तनशील है, मतलब क्या है कि पुरुष बदलता नहीं है, बॉडी और माइंड की तरह। पुरुष नहीं बदलता नहीं, मतलब चेतना नहीं बदलती, बॉडी और माइंड जिस तरीके से बदलाव होते हैं उस तरीके से चेतना में नहीं होता है। चेतना अपरिवर्तनशील है। एग्जाम्पल के लिए आकाश के बारे में सोचिए। बादल बदलते रहते हैं, मौसम बदलता रहता है, लेकिन आकाश वही रहता है। आकाश और बादल में अंतर है, ये याद रखिएगा। स्काई और उसमें बहुत सारे बादल, तो आकाश एक ही है, बादल बदलते रहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, स्काई क्या है? पुरुष है, यानी चेतना है। क्लाउड वेदर क्या है? थॉट्स और इमोशंस। पुरुष स्वतंत्र है, माने चेतना स्वतंत्र है, तो पुरुष किस पर डिपेंड नहीं है? तो पुरुष क्या है, चेतना किसी पर डिपेंड नहीं है, वो अपनी असली स्थिति में फ्री है, लेकिन अज्ञान के कारण खुद को शरीर मान लेता है। समझ में आया? ये दिक्कत है अज्ञान के कारण। तो ड्राइवर क्या है? फ्री है, लेकिन अगर खुद को कार समझने लगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्रकृति क्या है? प्रकृति पूरी मटेरियल वर्ल्ड, शरीर, मन, इमोशन, एनर्जी, नेचर, यानी कुछ, जो कुछ बदलता है वो प्रकृति में बदलाव होते हैं, चेतना के स्तर पे नहीं होता है। शरीर बदलता है, इमोशन बदलते हैं, थॉट्स बदलते हैं, तो ये सब प्रकृति है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। प्रकृति में 3 गुण यानी फोर्सेस होते हैं। सत्व गुण शांति, ज्ञान और क्लैरिटी से जुड़ा हुआ है, जो मेडिटेशन करता है, काइंडनेस दिखाता है, विजडम जिसके पास होता है, मन शांत और क्लियर होता है, उसमें सत्व गुण होगा। रजगुण एक्टिविटी, डिजायर, मूवमेंट, ये भगवत गीता में भी दिया हुआ है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। ठीक है? तो रजगुण एम्बिशियस होगा, रेस्टलेसनेस होगा, हार्ड वर्क करेगा, हमेशा कुछ करेगा। अगर इसमें जिसके में ये है वो रजगुण है। तम गुण क्या है? आलस, अज्ञान, हैवीनेस, यानी लेजीनेस होगा, कंफ्यूजन होगा, इग्नोरेंस होगा, एनर्जी लो रहती है, तो तम गुण से ग्रसित है। ठीक। एग्जाम्पल, सतगुण क्या है? फोकस से पढ़ना। रजगुण क्या है? टेंशन में बहुत भागदौड़ करना। तम गुण क्या है? सोते रहना। एग्जाम्पल के लिए, अव्यक्त मूल कारण क्या है? अव्यक्त मूल कारण क्या है? अव्यक्त मतलब जो अभी दिखाई नहीं दे रहा। मूल कारण, रूट कॉज, मतलब पूरी दुनिया प्रकृति से निकलती है, लेकिन शुरुआत में वो हिडन फॉर्म में रहती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बीज में पूरा पेड़ हिडन होता है। आप कोई बीज लगाते हो, बोते हो, तो ये हिडन फॉर्म में रहता है। ठीक है? वैसे ही प्रकृति में पूरी सृष्टि जो है पोटेंशियल फॉर्म में रहती है। अब प्रकृति पूरी सृष्टि उत्पन्न करती है, यानी शरीर, मन, इंद्रियां, संसार सब प्रकृति से आते हैं। सांख्य का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है पुरुष और प्रकृति को लेके? पुरुष मतलब चेतना, तो ये ऑब्जर्वर है, चेतना है, स्टेबल है, इनएक्टिव है। प्रकृति क्या है? चेंजिंग वर्ल्ड है, बदलती रहती है, मैटर है और एक्टिव रहती है। यानी सांख्य दर्शन के अनुसार क्या है? पुरुष शुद्ध है, निष्क्रिय है एवं अपरिवर्तनशील चेतना है, जब प्रकृति त्रिगुणात्मक मूल कारण के रूप में संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति करती है। ये याद रखिएगा। ठीक है? तो इसका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जब आप समझ जाते हैं कि थॉट्स, इमोशन, बॉडी ये प्रकृति है और मैं, यानी मैं क्या है? ऑब्जर्वर है, चेतना ऑब्जर्वर है, तब स्ट्रेस कम हो जाता है, अटैचमेंट कम होता है, क्लैरिटी आती है। यही सांख्य दर्शन का जो प्रैक्टिकल पर्पज़ है। ठीक है? जब ये चीज़ें आपको ढंग से समझ में आ जाती है कि आपका जो मैं है, यानी चेतना पुरुष है, वो केवल और केवल ऑब्ज़र्व करता है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं बदलती रहती हैं। थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, ये सब चीज़ें बदलती रहेंगी। आपके अंदर थॉट्स हैं वो टेम्परेरी है, एक समय के बाद चली जाएँगी, बस ऑब्ज़र्व परमानेंट कौन-सा है? आपकी चेतना, जो उसको ऑब्ज़र्व कर रही है। ठीक? अब एक अगली लाइन आई थी, प्रकृति से महत, अहंकार, तन्मात्रय, इंद्रियाँ उत्पन्न होती है। ये लाइन थी। तो सांग क्या कहता है? पूरा मटेरियल दुनिया प्रकृति से निकलती है और धीरे-धीरे डेवलपमेंट होता है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, फिर क्रिएशन का प्रोसेस। प्रकृति आएगी, महत मतलब बुद्धि, महत मतलब बुद्धि। प्रकृति आएगी, फिर महत आएगा, फिर अहंकार आएगा, फिर क्या होगा? मन और इंद्रियाँ तन्मात्राएँ आएँगे, फिर महाभूत, महाभूत मतलब दुनिया आएगी। महत क्या है? महत मतलब बुद्धि, इंटेलेक्ट, डिसीज़न लेने की शक्ति, सही-गलत का समझ होना, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए कौन-सा आंसर सही, एग्ज़ाम में कौन-सा आंसर सही है, क्या पढ़ना चाहिए, ये डिसाइड करने वाली शक्ति महत है।
अहंकार क्या है? अहंकार मतलब मैं वाली फीलिंग, ये घमंड से जुड़ा हुआ है। घमंड वाला कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, ये वाला भाव। मैं वाली फीलिंग, मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये मेरी चीज़ है, ये सब कहना। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कोई कहता है ना कि मेरी इंसल्ट हुई है, तो ये मैं की जो भावना है, ये अहंकार है। और पंचतंत्र तन्मांत्र क्या है? ये आपके सेंसरी क्वालिटीज़ हैं, ठीक? साउंड, टच, कलर, टेस्ट, स्मेल ये सब जो है, ये तन्मात्रा है, ठीक है? सबटल फॉर्म। एग्ज़ाम्पल के लिए लाल दिखता है, सेब जो है आपको लाल दिखता है, मीठा लगता है, खुशबू मिलती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो इंद्रियाँ क्या है? दुनिया को जानने और एक्शन करने के टूल्स हैं। इंद्रियाँ क्या है? सेंसेस क्या है? दुनिया को जानने और एक्शन करने के टूल्स हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब। 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रियाँ हो गई और 5 कर्म इंद्रियाँ। कर्म इंद्रियाँ कौन-सी हैं? हाथ है, पैर है, वाणी है, बोलते हैं, जननेंद्रियाँ हैं, गुदा है। कर्म इंद्रियों में हाथ मतलब पकड़ना, पैर मतलब आपका जो चलते हैं, वाणी मतलब आप बोलते हैं, जननेंद्रिया मतलब रिप्रोडक्शन जिससे होता है, गुदा मतलब जो भी आप खाते-पीते हैं, फिर वो आपकी बॉडी से कैसे निकलता है, एक्सट्रैक्शन उससे जुड़ा है। और 24 तत्व प्रकृति के हैं। प्रकृति से बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियाँ, तन्मांत्र और महाभूत सब निकलते हैं। इसलिए ये प्रकृति के तत्व हैं। और 25वां तत्व क्या है? पुरुष यानी चेतना। पुरुष अलग है, यानी चेतना अलग है। शुद्ध चेतना ऑब्जर्वर और सिर्फ़ देखता है। पुरुष अलग है। ये 24 तत्व हैं प्रकृति के और 25वां भी है और 25वां सबसे अलग है। ये जो 24 तत्व हैं, ये आपके इस वर्ल्ड से जुड़ते हैं, रियल वर्ल्ड से जुड़ते हैं और जो 25वां तत्व है चेतना, ये 25वां तत्व इस रियल वर्ल्ड को ऑब्ज़र्व करता है। ये अलग है इस वर्ल्ड से, ठीक? एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मूवी क्या है? प्रकृति है। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, प्रकृति है। अब उसमें मार-धार, लड़ाई-झगड़े सब चलेंगे, इमोशंस वगैरह सब दिखेंगे। और जो दर्शक है, व्यूअर, वो चेतना है। ठीक है? तो जो देखने वाला होता है, जो व्यूअर होता है, वो मूवी नहीं है। वो सिर्फ़ देखता है, ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। जैसे आप मूवी हॉल में गए हैं, तो आप क्या हैं? आप चेतना हैं और जो मूवी चल रही है, वो प्रकृति है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आप मूवी देख रहे हैं। यानी क्या कर रहे हैं? ऑब्ज़र्व कर रहे हैं केवल। ठीक? और अगली लाइन क्या थी कि सांख्य ईश्वर को नहीं मानता है। कपिल का विचार है, कपिल मुनि का कि दुनिया को समझाने के लिए ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं दुनिया को समझाने के लिए ईश्वर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति खुद सफिशिएंट है। उससे ही पूरी सृष्टि बन जाती है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे साइंस जो है ग्रेविटी एक्सप्लेन करने के लिए भगवान को नहीं जोड़ती, रूल्स से एक्सप्लेन करती है। वैसे ही सांख्य क्या करते हैं, प्रकृति के रूल्स से दुनिया एक्सप्लेन करता है। ठीक है? और प्रमाण क्या है? 3 प्रमाण के बारे में बात किया गया था। 3 प्रमाण क्या है? तो सही ज्ञान पाने के 3 तरीके हैं, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट परसेप्शन, जो सीधे देखो और महसूस करो। जैसे मान लीजिए आग आग गर्म है, तो आपको महसूस हो रहा है, ये प्रत्यक्ष है। अनुमान, इन्फेरेंस, तर्क से समझना। धुआँ दिखा, तो आपने अनुमान लगा लिया कि आग तो होगी, बिना आग के धुआँ कैसे उठेगा? तो ये अनुमान लगाना हुआ। आप्तवचन, रिलायबल टेस्टिमनी, किसी विश्वसनीय व्यक्ति ग्रंथ से ज्ञान लेना, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से पूछना या किसी किताब को पढ़ के जानना। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए टीचर की बात सुन लेना या ट्रस्टेड साइंटिफिक बुक पढ़ना। ठीक है? तो ज्ञान अर्जित करने के कौन-कौन कितने तरीके मिले? 3, डायरेक्ट परसेप्शन, इन्फेरेंस और रिलायबल टेस्टिमनी। प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचन। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए आप डीएम के लिए आईएएस के लिए पढ़ रहे हैं, तो आईएएस वाला एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। किसी जिले में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप क्या करेंगे? ग्राउंड विज़िट करेंगे, जाके देखेंगे। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष। डेटा एनालिसिस करेंगे, तो ये क्या है? अनुमान करेंगे उसमें। डेटा देखेंगे, फिर अनुमान लगाएँगे कि ऐसा-ऐसा होना चाहिए। फिर एक्सपर्ट रिपोर्ट देखेंगे, आप्तवचन। आपको लगता है कि फिर एक कदम और बढ़ना चाहिए हमें, तो हमें कुछ रिलायबल सोर्सेज़ देखने चाहिए। तो आप क्या करेंगे? ये एक्सपर्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे। तब क्या होगा? एकदम सही डिसीज़न होगा। ठीक? तो समझ में आया? सांख्य दर्शन कितना साइंटिफिक दर्शन है। जब इस तरीके से पढ़ेंगे और इस तरीके से लिखेंगे, तोड़-तोड़ के टॉपिक को समझेंगे, तब जाके एक अच्छा आंसर हो पाएगा। तो सांख्य का मेन पर्पज़ क्या है? सांख्य दर्शन हमें क्या समझाने की कोशिश करा है? ये समझाने की कोशिश करा कि दुनिया कैसे बनी है, मन कैसे काम करता है, दुःख क्यों होता है, मुक्ति कैसे मिलेगी, ये हमें सिखाता है। ठीक है? तो सांख्य दर्शन प्रकृति से विकसित 24 तत्वों तथा स्वतंत्र पुरुष यानी चेतना को स्वीकार करते हुए तर्क एवं अनुभव के आधार पर सृष्टि और चेतना की व्याख्या करता है।
ठीक है, तो सांख्य क्या है, बेसिकली कॉस्मिक साइंस, साइकोलॉजी, सेल्फ अवेयरनेस, तीनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये सांख्य दर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हिस्सा है कि दुख क्यों होता है, मोक्ष कैसे मिलता है। अब पहला, अब देखिए अज्ञान, बंधन का कारण। तो सांख्य कहता है कि असली समस्या बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि गलत पहचान है, यानी अज्ञान। कौन सी गलत पहचान? कि पुरुष यानी शुद्ध चेतना खुद को शरीर, मन, इमोशन समझने लगता है, यही अज्ञान है। हमने बताया कि 24 तत्व हैं, 25वां पुरुष है, ठीक है? पर पुरुष यानी चेतना, चेतना है, ये अपने आप को इन 24 तत्वों वाला समझने लगता है, यही अज्ञान है इसका, ठीक है? जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए एग्ज़ाम में फेल हुए, तो आप सोचेंगे कि मैं यूज़लेस हूँ, मैं खत्म हो गया। तो सांख्य कहता है कि तुम फेलियर नहीं हो, फेलियर तो मन की स्थिति में है, ठीक है? तुमने जो है खुद को उससे जोड़ लिया है, यही बंधन है, यही अज्ञान है, ठीक? दूसरी बात है कि पुरुष जो है मन बुद्धि के साथ अभिधेय कर लेता है, अभिधेय कर लेता है। तो अभिधेय क्या है? आइडेंटिफ़ाई करना, मतलब आत्मा खुद को बॉडी माइंड मान लेती है। पुरुष मन बुद्धि के साथ अभिधेय कर लेता है, मतलब उससे जोड़ लेता है अपने आप को। आत्मा खुद को बॉडी माइंड मान लेती है। एग्ज़ाम्पल के लिए वो कार और ड्राइवर वाला एग्ज़ाम्पल, ड्राइवर को मान लीजिए चेतना है, यानी पुरुष है, कार क्या है? शरीर मन। अगर ड्राइवर ये बोलने लगे कि मैं ही कार हूँ, तो क्या है? कार टूटेगी तो ड्राइवर को दुःख होगा। यही जो है संसार का दुःख है। खुद को कार समझ लेना। दुःख क्यों होता है? क्योंकि शरीर बदलता है, इमोशंस बदलते हैं, रिलेशनशिप बदलते हैं और हम खुद को उन्हीं से जोड़ लेते हैं, इसलिए दुःख होने लगता है। चेतना क्या है? अब आप अपने आप को क्या बोलेंगे? बोल लीजिए अपने आप को चेतना, जब आप बोलेंगे तो आप ऑब्ज़र्वर हैं केवल। इमोशंस आ रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं आपके पास, कुछ भी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, आप केवल सुन रहे हैं। साइलेंट है, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं केवल। तो आपकी चेतना उन लोग को ऑब्ज़र्व कर रही है कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, बस सुन रहे हैं आप। आपका खुद का शरीर भी उन 24 तत्वों में आता है, लेकिन जो आपकी चेतना है, जो कैपेसिटी है पहचानने की किसी चीज़ को, तो जो चेतना है, वो 25वां है, जो इन सबसे अलग है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे रिलेशनशिप टूट गया, तो तुम सोचते हो कि मेरी लाइफ़ ही खत्म हो गई। तो सांख्य दर्शन क्या बोलेगा? दुःख मन में है, असली तुम यानी चेतना उससे अलग हो। तुम अलग हो, तुम्हारा जो ये दुःख मन में जो हो रहा है वो अलग है। दुःख मन में है, यानी असली तुम जो यानी पुरुष यानी चेतना हो, उससे अलग हो। ठीक है? अपने आप को ये जो अटैचमेंट है, ये जो बंधन है, ये जो जोड़ लिया है अपने आप को उससे, वही दुःख का कारण है, यही अज्ञान है। तो सही ज्ञान क्या है? सही ज्ञान ये है कि मैं शरीर, मन नहीं हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ, यानी शुद्ध पुरुष हूँ, शुद्ध चेतना हूँ, ये समझ लेना, ये सही ज्ञान है। एक एग्ज़ाम्पल के लिए मेडिटेशन में थॉट्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, लेकिन जो है तुम उन्हें ऑब्ज़र्व कर सकते हो, तो ऑब्ज़र्वर क्या है? चेतना है। थॉट्स क्या है? प्रकृति। 5वीं बात, प्रकृति से ममता खत्म हो जाती है, प्रकृति से ममता खत्म हो जाती है, ठीक है? तो ममता क्या है? अटैचमेंट है। मेरा शरीर, मेरी सक्सेस, मेरा ईगो, ये सब बोलते हैं, तो जब समझ आता है कि ये सब टेम्परेरी है, अटैचमेंट कम हो जाती है। जब ये सब समझ में आ जाता है कि ये टेम्परेरी है, तो अटैचमेंट खत्म हो जाती है। एग्ज़ाम्पल के लिए फ़ोन टूट गया, पहले आप बहुत दुखी होते थे। बाद में समझ आया कि ये सिर्फ़ ऑब्जेक्ट है, तो अटैचमेंट कम हो गया, तो दुःख भी कम हो गया, ठीक है? अब वर्ड आया है कैवल्य। मोक्ष क्या है? कैवल्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता, दुःख से मुक्ति, प्रकृति से अलग पहचान। एग्ज़ाम्पल के लिए बादल आते जाते हैं, लेकिन आकाश अनअफेक्टेड रहता है। वैसे ही थॉट्स, इमोशंस बदलते रहते हैं। पुरुष शांत रहता है, चेतना शांत रहता है। इस रियलाइज़ेशन को कैवल्य कहते हैं। ये जो रियलाइज़ेशन है कि मैं चेतना हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ, ये कैवल्य की स्थिति हो जाती है। जब ये सब छँट जाता है, ये हट जाता है और फाइनल रूप में हमें समझ में आता है कि हम चेतना हैं, तो वो कैवल्य की स्थिति है। योग दर्शन का प्रभाव क्या है? सांख्य ने थ्योरी दी है। योग दर्शन पर प्रभाव क्या है? कि सांख्य ने थ्योरी दी है, पुरुष, प्रकृति, गुण। योग दर्शन ने कहा कि अब इसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करो। ठीक है? सांख्य और योग को जोड़ देते हैं। तो सांख्य क्या है? थ्योरी है, नॉलेज है, समझ है। योग क्या है? प्रैक्टिस है, मेडिटेशन है, अनुभव है। बौद्ध दर्शन पर प्रभाव क्या है? कुछ आइडियाज जैसे दुःख का कारण अज्ञान है, अटैचमेंट से सफरिंग है, बौद्ध दर्शन में भी मिलती है। ये आप जानते हैं ना, सर्वम दुखम दुखम, बौद्ध दर्शन बोलता है कि सर्वम दुखम दुखम। तो ये जो है सांख्य दर्शन जो है, बौद्ध से भी थोड़ा अटैचमेंट है इसका, जुड़ता है। दुःख का कारण अज्ञान है, अटैचमेंट से सफरिंग है, अटैचमेंट से सफरिंग होती है। ठीक?
बौद्ध दर्शन में भी ये सब मिलता है। तो ये बौद्ध दर्शन पर भी प्रभाव डाला हुआ है। ये दिख रहा है ना, आपको लग रहा है कि दुख का कारण क्या अज्ञान है, तो ये सब बौद्ध दर्शन पर भी इसका प्रभाव है। तो सांख्य का सबसे बड़ा मैसेज क्या है कि तुम्हारा असली स्वरूप बॉडी माइंड नहीं है, तुम शुद्ध चेतना हो, और जितना ज्यादा आइडेंटिफिकेशन यानी जोड़ोगे अपने आप को, उतना दुख होगा। जितनी क्लैरिटी होगी उतना फ्रीडम आता चला जाएगा, ठीक है, उतना दुख कम होगा। तो सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति के भेद का यथार्थ ज्ञान ही अज्ञानजन्य बंधन को समाप्त कर कैवल्य प्रदान करता है। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ईगो अटैचमेंट काफी होता है। ये सब गलत, ये जो सब है ये सब गलत आइडेंटिफिकेशन से आते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर माइंडसेट आ जाए तो मेंटल पीस बढ़ती है, और यही सांख्य का प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है। समझ में आ गया? ये सांख्य दर्शन था। बंधन मोक्ष हम देख रहे थे, ये सारी चीजें कि अन्य दर्शनों की तरह सांख्य भी अज्ञान को बंधन का कारण मानता है। जब चैतन्य पुरुष स्वयं को प्रकृति जनित मन बुद्धि आदि के साथ अभिधेय अभिधेय कर लेता है तो उसे दुख भोगने पड़ते हैं। वास्तविकता का सही ज्ञान होने पर पुरुष जान लेता है, यानी चेतना जान लेता है कि वह स्वतंत्र और शुद्ध चेतना है तथा प्रकृति से भिन्न है। तब प्रकृति से उसकी ममता खत्म हो जाती है और कैवल्य यानी मोक्ष प्राप्त होता है। सांख्य दर्शन ने जिस सैद्धांतिक ढांचे यानी पुरुष प्रकृति का भेद, गुणों का सिद्धांत को विकसित किया है, वही बाद में योग दर्शन और कुछ हद तक बौद्ध दर्शन के लिए भी आधार स्वरूप बना, ठीक है। तो इनके लिए भी, इन पे भी इफेक्ट पड़ा है, इनके पे भी इफेक्ट पड़ा है सांख्य दर्शन का। और रहा योग दर्शन, तो योग दर्शन हम कल देखेंगे, आज के लिए काफी हो गया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और आपका प्रीलिम्स होने वाला है 24 मई को, उसको देने के बाद आपको मेंस पे जबरदस्त तरीके से कूदना है, और हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मेंस का करेंगे, अच्छे से करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाएगी कि लिखना कैसे है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।